जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? ठीक हैं सब लोग? अच्छा, तो आज हम ना टॉपिक नंबर हमारा है 200 यानी 200, लेक्चर नंबर 200 है, ठीक है? तो यहाँ पे ना हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और मॉड्यूल नंबर है 11। तो कैपिटल क्या होता है जी? कैपिटल से मुराद है आपका सरमाया। यानी आपने ना एक बिज़नेस अपना चलाना है, एक बिज़नेस रन करना है, उसके अंदर आपने फाइनेंसिंग करवानी है। उस फाइनेंसिंग करवाने के लिए आप ना पैसे लेके आओगे एक्सटर्नल सोर्सेस से फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो या तो आप इक्विटी के थ्रू लेते हो या फिर वो आप जो है वो डेट के थ्रू लेते हो। तो इसी चीज़ का नाम जो है ना वो कैपिटल स्ट्रक्चर है कि आपकी जो मिक्स है ना डेट या इक्विटी का, वो आपका क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अब ये चीज़ है कि इसके अंदर फिर हमने क्या चीज़ें पढ़नी है? हमने ये चीज़ पढ़नी है कि ये जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने कहा कि ये मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी होता है, उसका ना कितनी-कितनी परसेंटेज जो है ना वो आप डेट लोगे, कितनी परसेंटेज जो है वो आप इक्विटी लोगे, या आप इक्विटी ज़्यादा लोगे या फिर आप डेट ज़्यादा लोगे। तो ऐसी कौन-कौन सी जो है ना ये चीज़ें सारी की सारी हमने पढ़नी है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की थ्योरीज़ भी दी गई कि अगर आपने डेट ज़्यादा रखा तो ये हो जाएगा, इक्विटी ज़्यादा रखी तो ये हो जाएगा, इक्विटी रखने से ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, डेट रखने से ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। तो इस तरह से हम ये पूरे का पूरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर था ना हमारा, जिसके अंदर हमने कहा कि इक्विटी या डेट की जो रेशो है, ठीक है, उसका जो मेंटेन रखने का नाम जो है ना वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। और उसको मेंटेन रखने से हमारे जो है ना मकसद क्या होता है कि हम जो है ना अपनी जो कंपनी की आउटपुट होती है, जो प्रॉफिट होता है, उसकी वैल्यू जो होती है, उसकी जो वेल्थ होती है उसको बढ़ा सकें, ठीक है? ये हमारा मकसद होता है। तो ये बढ़ाई कैसे जा सकती है? दरअसल वो कहता है कि इसके अंदर एक नज़रिया जो है ना वो हम फाइनेंशियल लिवरेज का पढ़ेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज से मुराद है, लिवरेज कहते हैं लीवर से निकला है लफ़्ज़, और लीवर से मुराद है कि ऐसी चीज़ जिसके थ्रू ना आप थोड़ा वज़न लगा के, ठीक है, ज़्यादा चीज़ को उठा सको। लीवर होता है ना इस तरह का कि आपने कोई चीज़ उठानी है तो उसके थ्रू आप क्या करते हो कि थोड़ा वज़न, मतलब थोड़ा ज़ोर लगाएँगे आप, थोड़ी फ़ोर्स लगाएँगे और बहुत बड़ी चीज़ को आप उठा सकते हो। इस तरह से वो आपकी फ़ोर्स को बढ़ा देता है। लिवरेज ये है। तो लिवरेज से मुराद जो हमने फाइनेंशियल लिवरेज का आगे ज़िक्र करना है ना जब, और हम लिवरेज को लेके चलेंगे तो लिवरेज से पता क्या मुराद है कि आपके उस कैपिटल स्ट्रक्चर में जिसके अंदर आपने इक्विटी और डेट लिया हुआ है, मिक्स किया हुआ है कि मेरे पास ना फॉर एग्जांपल मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। तो मैं उस बिज़नेस को रन करने के लिए 10 लाख में से मैं कह देता हूँ कि 5 लाख रुपए तो जो है वो मैं इक्विटी के से मतलब कि इकट्ठा कर रहा हूँ, शेयर इशू करके, और 5 लाख जो है वो मैं डेट के थ्रू जो है वो मैं इशू कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ से मैंने लिया है डेट से। तो इस तरह से जो डेट है ना डेट, डेट की कितनी परसेंटेज मौजूद है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, इस चीज़ का नाम फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। और फाइनेंशियल लिवरेज यानी फाइनेंस को तेज़ कर देने वाली चीज़, वो डेट क्यों मानी जाती है? वो इसलिए मानी जाती है कि जो डेट होता है आपका, उसके ऊपर आपको थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है। फ़ायदा ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है डेट की, ठीक है? और जो इक्विटी होती है, इसके अंदर फ़ायदा आपका कम होता है, कॉस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ रही होती है, ठीक है? और ये दोनों की दोनों चीज़ें जो होती है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, दरअसल ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना आप ले रहे होते हो, फाइनेंसिंग करवाते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद है ऐसा जो 1 साल से ज़ायद अरसों के लिए जो है ना वो आपने अपनी फाइनेंसिंग करवानी होती है कंपनी के लिए। और उस सूरत में फिर आप क्या करते हो कि डेट और इक्विटी जो है ना उसकी एक ऐसी मिक्स रेशियो को लेते हो जहाँ पे आप चाह रहे होते हो कि मुझे प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर मुझे कॉस्ट कम से कम पड़े। तो इस चीज़ को हमने ना इस नज़रिए को लेके चलना है कि हम दरअसल ना जो हमारे इस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट जो होगा ना, उसकी अमाउंट, उसकी परसेंटेज जो है ना, वो बहुत मैटर करती है। उस चीज़ का नाम फाइनेंशियल लिवरेज होता है, और डेट की ही एक परसेंटेज जो आप ले रहे होते हो, उससे ही आपका आइडिया और ये मतलब कि चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। तो इस चीज़ की बेस बनाते हुए डेट को, यानी डेट की परसेंटेज को हम ये देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो किस तरह से काम करेगी और आपका प्रॉफिट बढ़ के आपके सामने आ रहा होगा। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज से क्या मुराद हुआ कि डेट की जो अमाउंट की पोर्शन है ना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी को निकालने के बाद जितने परसेंट आप डेट यूज़ कर रहे हो ना, इस चीज़ का नाम फाइनेंशियल लिवरेज है। और फाइनेंस से मुराद है पैसा, लिवरेज से मुराद है उसकी अमाउंट को, यानी कोई ऐसी अमाउंट अपने बिजनेस के अंदर ऐड करनी है जिसके ऊपर कॉस्ट कम हो और उसका फ़ायदा ज़्यादा हो, तो वो डेट होती है। तो डेट को ही नाम दिया गया है फाइनेंशियल लिवरेज का, ठीक है? उसके बाद जो है ना इक्विटी क्यों नहीं लिया जाता? इक्विटी इसलिए नहीं लिया जाता कि इक्विटी के ऊपर ना कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है? और जो आपके डिविडेंड होता है ना वो आपने देना पड़ता है। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो
एक लॉन्ग टर्म के लिए वक्त वक्त के लिए आपके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर उनको आपने एक लॉन्ग टर्म जो है ना टाइम के लिए आपने उनको अपना डिविडेंड देना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट का बास बनते हैं। लेकिन जो डेट होता है वो तो जस्ट आपने बैंक में से या कहीं और से आपने उधार लिया, लेके उसको इस्तेमाल किया और 5-10% जो है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ उसको लौटा देना होता है। और ज़्यादातर जो डेट होते हैं ना वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रहे होते हो, ठीक है, बॉन्ड्स डिबेंचर वगैरह के थ्रू। तो इस तरह से ये जो डेट होता है ना, ये भी आप इस कैपिटल स्ट्रक्चर में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इस्तेमाल में लेके आने के लिए आप उस पैसे को फाइनेंस करवाएंगे। तो ये आप जहन नशीन करके चलेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होते हैं जी कैपिटल स्ट्रक्चर के? देखो मैंने पहले भी बात की है कि जो आपका पूरे का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो दरअसल इक्विटी और डेट दोनों के मिक्सअप का नाम होता है। अब उसके अंदर जो आपकी इक्विटी होती है ना, उसके अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं कि आप कॉमन शेयर का कैपिटल ले रहे होते हो या प्रेफर्ड शेयर से कैपिटल जो है वो ले रहे होते हो, और इनको जो आपने रिटर्न करना होता है वो डिविडेंड की सूरत में करते हो। दूसरी तरफ अगर आप लोन्स वगैरह लेते हो तो वो भी इसके कंपोनेंट, अब ये मरूज़ी भी आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, बुलेट पॉइंट लगे हुए हैं कि वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड कॉमन शेयर, प्रीफर्ड शेयर, लोन या बॉन्ड्स, तो ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। अगर वो कह देता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो इंक्लूड इन इक्विटी, कॉमन, प्रीफर्ड, या वो कोई और कम्युलेटिव प्रीफर्ड शेयर, या वो कहता है कि और भी वो कोई इसकी अकसाम डाल देगा कैपिटल शेयर की, कॉमन शेयर की, प्रीफर्ड शेयर की टाइप्स जो होती हैं, तो और वो पूछ लेगा बताओ कि इक्विटी के अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट होते हैं, तो वो भी आपने ज़हन नशीन रख लेनी है बातें। तो उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डेट। अब ऊपर वाली दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये कॉमन शेयर वाली और प्रीफर्ड शेयर वाली, ये तो है हमारी इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा, ठीक है। अब नीचे वाला जो है ना वो डेट कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो है लोन और बॉन्ड्स वगैरह। अगर आप लोन लेते हो, बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें शामिल होती हैं। और ये ना जो नीचे वाली दो चीज़ें हैं ना, लोन और बॉन्ड्स, ये है डेट। डेट की फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में आप करते हो, तो उसके लिए इसी चीज़ को ना वो लिवरेज भी कहा गया है, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज दरअसल आपकी डेट के पोर्शन का नाम है आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में निकालने के बाद किसको? इक्विटी को, ठीक है। यानी कि ये जो डेट होता है ना उसको एक लिवरेज के तौर पे लिया जाता है कि जितना ज़्यादा डेट होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट कम पड़ेगी आपको, क्योंकि डेट के ऊपर कॉस्ट कम देनी होती है, और उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और आगे जाके फिर मैं थ्योरीज भी बताऊंगा, बहुत सारी आई, दो तरह की जो थ्योरीज थी ना वो बयान की गई इसके ऊपर। एक थी इररेलेवेंस थ्योरी, ठीक है, और एक थी रेलेवेंस थ्योरी। जो इररेलेवेंस थ्योरी थी वो ये कहती थी कि डेट के इस्तेमाल करने या ना करने से, उसकी ज़्यादा अमाउंट कम या ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वैल्यू ऑफ द फिर्म यानी वेल्थ ऑफ द फिर्म के ऊपर, ठीक है। और जो दूसरी रेलेवेंस थ्योरी थी ना, वो दो थी। उन्होंने ये कहा कि आपके डेट के इस्तेमाल करने से आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना उस पर फ़र्क पड़ता है, उसके जो प्रॉफिट होता है, वेल्थ जो होती है, वैल्यू ऑफ द फिर्म होती है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब जो इररेलेवेंस थ्योरी थी ना दो, वो थी मिलर एंड मोडिग्लानी की, और एक थी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ठीक है। और जो दो रेलेवेंस थ्योरी थी ना जो कह रही थी कि डेट के इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ता है, वो वाली दो थी नेट इनकम थ्योरी और एक थी ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है। उन दोनों को फिर आगे जाके हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेलेवेंस जो थी वो ये कहती थी कि इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ेगा, इररेलेवेंस कहती थी डेट के इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हम सिंपल लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज का तस्वर जो हमारा रेलेवेंट थ्योरी थी ना उसके अंदर मौजूद था, और फाइनेंशियल लिवरेज का तस्वर इररेलेवेंस में मौजूद नहीं था। इररेलेवेंस जो दो थ्योरी थी ना, ये चीज़ें आप लोगों ने पेपर पे लिख लेनी है जो मैं बोल रहा हूँ। जो इररेलेवेंस थ्योरी थी ना वो दो कौन कौन सी थी भला? एक थी मिलर एंड मोडिग्लानी की थ्योरी, और एक थी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ये दोनों की दोनों इररेलेवेंस थी, यानी कि वो फाइनेंशियल लिवरेज को कोई सपोर्ट नहीं करती थी, वो फाइनेंशियल लिवरेज का तस्वर को निगलेक्ट करती थी। और जो रेलेवेंस थ्योरी थी जिसके अंदर नेट इनकम अकेला, वहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम कह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ इररेलेवेंस में नेट इनकम थ्योरी। और दूसरी जो मैं बता रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल थ्योरी जो थी ना वो आपकी इररेलेवेंस थ्योरी थी, और वो फाइनेंशियल लिवरेज को सॉरी ये रेलेवेंस थ्योरी थी। और ये दोनों की दोनों यानी कि नेट इनकम थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी ये फाइनेंशियल लिवरेज को सपोर्ट करती थी कि डेट के इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको डेट के ऊपर हमेशा कम कॉस्ट देनी पड़ती है। और वो जो दूसरी थ्योरी थी वो ये बात नहीं कह रही थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब आगे आ जाती है कि इसका गोल क्या होता है जी। ये कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप बना रहे होते हो तो ये फाइनेंशियल लिवरेज जो अभी तस्वर हमने पढ़ा इसका क्या मकसद होता है, इससे क्या करना चाह रहे होते हो आप, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों बनाना चाहते हो कि जिसके अंदर आपकी जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा हो और
वो कम हो, कॉस्ट कम हो। तो यही उसका जो है ना, वो मैंने बता भी दिया अभी, कि यही उसका मकसद होता है कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी से आप गेन कर सकें। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, आप अपनी दौलत जो है वो, उसकी वैल्यू जो है फिल्म की, उसको मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है। और दूसरे भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, जिसके अंदर CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप अगर एक माशरे में रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ कोऑपरेट, उसके तावन करके आप चलें। ठीक है। उसके अंदर अच्छी जो है ना आपकी कंपनी, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उनको भी आपने देखना होता है हर तरह से। और ऐसी जो फैक्ट्री या बिजनेस जो आप चला रहे हो, उससे आपके मुआशरे में एक फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब ये है कि आप मुआशी बहाली जो है ना, उसके अंदर अहम किरदार अदा कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, अच्छी अर्निंग कर रही है। उसके बाद अगर आप अच्छे जो है उनके बिज़नेस को आप चला रहे हो और बहुत बड़ा बिज़नेस का साइज़ आप करते जा रहे हो, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ना, यानी कि नौकरियों की जो है ना, वो भमार हो सकती है, और आप जो है वो अच्छी खासे लोगों के रोज़गार के लिए एक ज़रिया बन सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैल्यू ऑफ फ़िल्म। एक फ़िल्म जो है ना, एक पूरी की पूरी बिज़नेस जो है, एक पूरी की पूरी जो, फॉर एग्जांपल लगा लो कि फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वैल्यू क्या है फ़िल्म की, उसकी वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो कहता है कैपिटलाइज़ेशन रेट। कैपिटलाइज़ेशन से मुराद क्या है कि वो जो आपने कैपिटल बनाया है ना, वो जो स्ट्रक्चर बनाया है, सरमाया बनाया है, उसके ऊपर कितने रेट के ऊपर आप जो है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रखोगे, कितने परसेंटेज इक्विटी या डेट की आप रखते हो कि आपकी जो है वो वैल्यू ऑफ द फ़िल्म मैक्सिमम आए। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ होती हैं। वो वैल्यू कौन सी होती है? एक तो ये होती है कि उसकी मार्केट वैल्यू होती है, कि मार्केट के अंदर क्या वैल्यू चल रही होती है, उसको आप कंसिडर कर लेते हो कि इस वैल्यू को मैंने देखते हुए अपनी उस फ़िल्म की जो मेरी वैल्यू है ना, कॉस्ट की या डेट की, और वो जो मैंने एक्सपेंस देना है उसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड की सूरत में, उसको आप देखते हुए मार्केट वैल्यू के ऊपर एक स्टैंडर्ड रख के फिर आप इसकी जजमेंट कर रहे होते हो कि मेरी अब जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन या फ़िल्म है, वो मुझे प्रॉफ़िट दे रही है या नुकसान में जा रही है। उसके बाद कुछ बुक वैल्यू होती हैं, उनको भी आप मद्देनज़र रखते हो मुख्तलिफ़ तरह की। ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ों की ना, जो बॉन्ड्स, लोन वगैरह आप ले रहे होते हो, दे रहे होते हो, उनकी कुछ मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यूज़ भी होती हैं, उनको आप मद्देनज़र रखते हो। ठीक है। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, अदर वैल्यू, जिनमें गोइंग कंसर्न वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो असल वैल्यू होती है, उन सारी वैल्यूज़ को आप मालूम करने की कोशिश करते हो। ठीक है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी, इसके अंदर एक कैपिटलाइजेशन होती है। कैपिटलाइजेशन का तस्वर क्या कहता है कि एस्टिमेटिंग द वैल्यू बाय कंसिडरिंग द रिटर्न। यानी कि आप जो है ना अपनी वैल्यू की, अपनी जो फ़िल्म है ना, फ़िल्म जो है आपकी, उसकी वैल्यू को एस्टिमेट लगा सकते हो कि वो रिटर्न दे कितना रही है। अगर तो वो ज़्यादा आपको रिटर्न दे रही है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है वो। अगर वो रिटर्न आपको कम दे रही है तो इसका मतलब आपके वो कैपिटलाइजेशन जो स्ट्रक्चर था, उसका जो है वो ढांचा जो बनाया है आपने, जो उसका मिक्स था डेट और इक्विटी का, वो सही नहीं जा रहा। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक कैपिटलाइजेशन रेट जो है ना, उसको आप देखते हो, और एक कैपिटलाइजेशन रेट, एक स्टैंडर्ड जो है वो आप मयारी बना लेते हो अपना, कि इस रेट के ऊपर मैंने जाके डिटरमाइन करना है कि मेरा कैपिटल जो स्ट्रक्चर की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, क्या वो ठीक है या नहीं है, क्या वो इस परसेंटेज से कम है, ज़्यादा है। तो ये वाला जो रेट होता है कैपिटलाइजेशन रेट, इस रेट को यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन दी वैल्यू, वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। वैल्यू ऑफ द फिल्म से मुराद उस वैल्यू की, उस फिल्म के अंदर कितना जो है ना वो आपकी वेल्थ है, आपकी उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, कितना सरमाया उस पे लगा हुआ है, और कितना वो प्रॉफिट दे रही है, वो कितनी अपनी साख्त को कायम रखी हुई है। ठीक है। क्या वो नुकसान में तो नहीं जा रही? तो उसकी साख्त का पूरा ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये बयान कर रहा होता है कि आपने डेट और इक्विटी की किस रेशो के ऊपर ला के मिक्सअप जो है इन दोनों का, वो कितना रखा हुआ है कि आपकी जो फ़िल्म है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वेल्थ जो है वो बढ़ा रही है और प्रॉफिट भी ज़्यादा दे रही है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर था ना, उसके अंदर कुछ थ्योरीज़ थी। ठीक है। वो थ्योरीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ना 3 थ्योरी पढ़नी है। एक थ्योरी जो है वो रेलेवेंस है, और 2 इर्रेलेवेंस है। ठीक है। अब ये मैं बता देता हूँ कि इन थ्योरी के अंदर सबसे पहले है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी है ना, वो रेलेवेंस है, जिसका मतलब है वो ये कहती है, और ये सारी की सारी थ्योरीज ना हमने डेट और इक्विटी जो है ना, उन दोनों के मिक्सअप को लेके चलना है, कि हमने कितने परसेंट डेट लेना है, कितने परसेंट हमने इक्विटी लेनी है, क्या हम डेट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, किस थ्योरी ने कहा कि डेट के इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो रहा है, किस थ्योरी ने कहा कि फ़ायदा नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों को हमने लेके चलना है। तो पहली जो थ्योरी है ना ट्रेडिशनल थ्योरी, वो रेलेवेंस थ्योरी है, जिसका मतलब है कि वो कहती है कि जो फाइनेंशियल लिवरेज है, यानी कि जिसका मतलब है, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब पहले भी बताया है कि डेट का जो पोर्शन है ना, उसके बढ़ाने या कम करने से आपकी फ़िल्म के अंदर फ़र्क पड़ेगा, आपकी वैल्यू ऑफ द फ़िल्म, वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी नीचे वाली 2 थ्योरी है ना, वो दोनों की दोनों इर्रेलेवेंस हैं, जो कि ये कहती हैं कि वो
फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना उसका कोई तस्वर यहाँ पे मौजूद नहीं है। और डेट या इक्विटी जिसको हम सॉरी डेट जो कहते हैं हम, डेट का पोर्शन जो है ना उसके तब्दील करने से आपकी फिर वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। वो ये बात कर रहे थे। कौन सी भला? नीचे वाली दोनों की जो ना थ्योरी है ना, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी और मिलर एंड मोडिग्लियानी थ्योरी, ये इररेलेवेंस है। जिसका मतलब है वो फाइनेंशियल लिवरेज के तस्वुर को सपोर्ट नहीं करते। फाइनेंशियल लिवरेज से क्या मुराद है? डेट का पोर्शन आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना है उसको बढ़ाने या कम करने से वो कहते थे कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, आपके प्रॉफिट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये कह रहे थे नीचे वाले। और रेलेवेंस थ्योरी जो थी जिसको हमने ट्रेडिशनल थ्योरी का नाम दिया है, वो रेलेवेंट थी डेट के यानी फाइनेंशियल लिवरेज की। और वो कह रही थी कि डेट के कम इस्तेमाल करने से आपको जो है वो कम प्रॉफिट होगा, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर इक्विटी आप बढ़ा दोगे, अगर आपने इक्विटी बढ़ा दी तो आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगी, उसके ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो इसने ट्रेडिशनल थ्योरी ने एक ऐसा लेवल बयान किया कि अगर तो आप एक ख़ास हद तक डेट को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर जो है वो आपके लिए नुकसान होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि एक बात हमेशा बच्चों याद रखनी है कि जो डेट होता है ना, डेट डेट के ऊपर बेशक आपको कॉस्ट कम देना पड़ती है, लेकिन अगर आप डेट की पोर्शन को बढ़ा देते हो तो उससे जो रिस्क होता है ना आपके शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर्स का यानी इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क होता है ना, जिनको जिनको डिविडेंड देना होता है वो बढ़ जाता है। उनको मुतमिन करने के लिए फिर आपको जो है ना उनको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की इनमें थ्योरी है, आगे हम पढ़ेंगे कि वो कह रही थी कि अगर डेट को एक हद तक इस्तेमाल करोगे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ा लिया आपने डेट का पोर्शन और उनकी वैल्यू कम होगी, शेयर होल्डर की, इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू कम होगी, और उनको खतरा लगा कि अब हमें जो है वो हमारा डिविडेंड जो है वो नहीं मिलने वाला, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर उनको मुतमईन रखने के लिए फिर जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फिर डाटा को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक लेवल पे रख के वो कहते थे कि आप रखोगे तो उसका फ़ायदा। और इस तरह की ये सारी थ्योरीज़ को हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। अब ये जो पूरे का पूरा एक कैपिटल स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसके अंदर हमने कहा कि डेट भी होगा, इक्विटी भी होगी, ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट दोनों की भी मिलाएंगे तो हम तो क्या बनेगा? सबसे पहले देख लो जी, कॉस्ट ऑफ डेट होती है यानी डेट की कॉस्ट होती है जो हमने KD का नाम दिया है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, इक्विटी के ऊपर भी हमें कॉस्ट देना पड़ती है जो कि डिविडेंड की सूरत में देते हैं। और कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है वो इंटरेस्ट की सूरत में होती है, ठीक है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम देखते हैं तो वो हमारे डेट और इक्विटी दोनों को मिला के पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारी दोनों की दोनों चीज़ें डेट और इक्विटी आ जाती है, ठीक है। इसी चीज़ का तो नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर कि डेट और इक्विटी जो है वो उनका मिक्सअप कितना है, आपने कितना फाइनेंस लिया है डेट का, कितना इक्विटी का लिया, और आपने कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया। आपका एक सरमाए का 10 लाख रुपये आपने इकट्ठे कर लिए, कितना इक्विटी ली, कितना डेट लिया, इस चीज़ का नाम जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर, और उसकी जो कॉस्ट होती है मिला के दोनों की, वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद आगे अब एक जब ये सारे का सारा काम आप कर रहे होते हो कि मैंने कितना डेट लेना है, कितना मैंने जो है वो इक्विटी लेनी है, ये क्यों करते हो आप लोग? क्या मकसद है आपका? क्यों करना चाह रहे होते हो? भाई ये इसलिए करता हूँ ताकि मेरे पास मेरे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आ सके। अब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर आपके कैपिटल का ऐसा स्ट्रक्चर यानी कैपिटल स्ट्रक्चर की ऐसा ढांचा आपने बनाया, ऐसी एक रेशो, ऐसा एक पोर्शन, ऐसी एक परसेंटेज जिसके अंदर आपने डेट और इक्विटी को इस तरह से मिलाया कि मुझे जो है वो कॉस्ट कम से कम पड़े, ठीक है, और मेरी वैल्यू की जो मैक्सिमाइजेशन, जो वैल्यू ऑफ द फिल्म है वो मैक्सिमम मिले मुझे, ठीक है। यानी कॉस्ट को कम से कम कर दो और वैल्यू ऑफ द फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा जिस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रही होगी, जिस रेशो के ऊपर मिल रही होगी, जिस मिक्सअप के ऊपर आपको मिल रही होगी, डेट और इक्विटी के मिक्सअप के ऊपर। यानी कि अगर मैं कह दूं कि मैंने 30,000 रुपया डेट लिया है और 10,000 रुपया मैं इक्विटी लेता हूं, तो ये टोटल 40,000 रुपया जो बना है, अब इस 40,000 का ये स्ट्रक्चर मुझे फुल मैक्सिमम मुनाफा दे रहा है और इसके ऊपर मुझे कम से कम जो है वो कॉस्ट पड़ रही है। तो ये वाला जो लेवल होगा इसके ऊपर मैं कहूँगा कि यानी कि ये जो 30% और 10% का ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ये लेवल था, इसको मैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहने के लिए मतलब कि कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो बच्चों था ना पूरे का पूरा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये चार ही होती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। मैं जो है वो किस परसेंटेज के अंदर डेट और इक्विटी को इस्तेमाल करूँ, उनका किस तरह से मैं मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाऊँ कि जो मुझे मैक्सिमम मेरी वेल्थ और वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है वो मैक्सिमम कर दे और मेरा कॉस्ट कम से कम पड़े, तो उसको हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है।
तो ये हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, कि बात हमेशा ज़हन में रखनी है, बार-बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है ना, उससे मुराद आपका डेट का पोर्शन है, और डेट को बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेट। डेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि डेट जो होता है ना, उसके ऊपर आपको कॉस्ट कम पड़ती है, 2 से 3%, 4%। 1 लाख के ऊपर ना आपको 7% भी अगर देना पड़ेगा, तो 1 लाख के ऊपर आप 7,000 रुपये दे के 1,07,000 रुपये आप उनको दे दोगे, तो कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल करने के बाद, तो आपने जो है वो सिर्फ 7,000 रुपये ही उनको दिए और आपने अपना काम भी निकाल लिया और आपको कॉस्ट भी कम पड़ी है। लेकिन अगर आपने एक कॉमन शेयर होल्डर को जो है वो अपने बिजनेस का हिस्सा बना लिया, तो वो तो होते हैं इनफाइनाइट, सारी ज़िंदगी के लिए इशू होते हैं, मतलब कि ठीक है, ऑल लाइफ टाइम के लिए इशू होते हैं, आपने उनको सारी उम्र डिविडेंड भी देना है, ठीक है। दूसरा, आपने जब वो वाइंड अप करके या बेच के शेयर को जाएगा, उस वक्त उसकी करंट मार्केट के ऊपर भी वो उसका जो शेयर बिक रहा होगा, तो उस वक्त भी वो कैपिटल गेन लेके चला जाएगा। तो सारे का सारा जो है ना, वो इक्विटी जो है ना, इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, मुनाफा कम होता है। लेकिन डेट के ऊपर कॉस्ट कम पड़ती है, मुनाफा ज़्यादा होता है, ठीक है। इक्विटी के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, मुनाफा कम होता है, जबकि डेट के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ती और मुनाफा ज़्यादा होता है। तो ये याद रखना है। इसलिए जो डेट है ना, डेट बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। डेट को तरजीह दी जाती है क्योंकि इसके ऊपर कॉस्ट कम पड़ता है, और वहाँ से फाइनेंसिंग जो है वो जितनी ज़्यादा ली जाएगी उतना ही फ़ायदा है, और इक्विटी को जितना कम किया जाएगा उतना ही फ़ायदा है। और इक्विटी जो है, उनको आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड देना होता है, और वो कुछ ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर पड़ रहा होता है, और जो डिविडेंड होता है, जो डेट होता है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, ठीक है। उसका फ़ायदा आप ज़्यादा करते हो, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करके आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसलिए अगर आप इसका नुकसान ये है बस, कि अगर आप डेट को बढ़ा लेते हो, किसको? डेट को बढ़ा लेते हो, तो डेट के बढ़ाने से इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो खतरे में पड़ जाते हैं कि भाई इन्होंने तो अब पूरा 1 लाख रुपया था, 1 लाख में से अब 80,000 रुपये का डेट लेके पूरे का पूरा बिज़नेस ये चला रहे हैं, ठीक है। और 20,000 रुपये हमारा रह गया है, तो हमारी तो इन्होंने सुलह ही नहीं मारनी। तो उस सुलह मारने के चक्कर में ना, फिर इन शेयर होल्डर को राज़ी रखने के लिए कि तुम भी हमारे साथ जुड़े रहो, हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहो, तुम्हारा भी शेयर है, ठीक है। तो सारे का सारा कंपनी जो होती है ना, एक लिमिट से ज़्यादा वो डेट भी तो नहीं ना यूज़ कर सकती, तो उनको राज़ी रखने के लिए फिर उनको थोड़ा डिविडेंड ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ता है, ताकि वो भाग ना जाएँ या वो हमारी कंपनी का बाहर इमेज ख़राब ना करें। तो इस तरह से फिर ये जो लेवल होता है ना, कि एक डेट को इतने पोर्शन के साथ इस्तेमाल करो कि प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और आपके शेयर होल्डर का जो रिस्क है ना, वो कम से कम आप कर दें, और उनको डिविडेंड अच्छा खासा दें। तो इस तरह से वो फिर आपकी कंपनी के साथ बने रहेंगे। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर यही था कि आपने ना उस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर ला के अपने, मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार करना है कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ द फिर्म बढ़े और कॉस्ट कम से कम आए। अब आ गई जी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले भी बताया, जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी और दो दूसरी थी, जिनके अंदर एक मिलर एंड मोडी गिलानी थी और एक थी नेट ऑपरेटिंग। तो मिलर एंड मोडी गिलानी दोनों की दोनों इरेलीवेंस हैं, यानी कि वो डेट की वैल्यू को जो है वो चेंज या बढ़ाने कम करने से वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो रेलेवेंस है, जो कहती थी कि भाई फ़र्क पड़ता है। तीनों का आपको याद होना चाहिए, पिछली स्लाइड में यही चीज़ हमने पढ़ी है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिशनल थ्योरी को, और ट्रेडिशनल थ्योरी रेलेवेंट थी, यानी कि वो डेट की अहमियत को उजागर कर रही थी कि डेट के लेने देने से ज़्यादा कम करने से आपकी वैल्यू ऑफ द फिर्म पे फ़र्क पड़ेगा, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये इसलिए ट्रेडिशनल थ्योरी को रेलेवेंस कहा गया है कि वो आपके फाइनेंशियल लिवरेज के रेलेवेंट थी, यानी कि डेट के रेलेवेंट थी, ठीक है। डेट की अहमियत थी, उसको उजागर कर रही थी कि डेट इंपॉर्टेंट है। अब हमने ज़रा इनका फ़र्क देख लेते हैं कि एक जो लिवरेज होता है आपका, यानी डेट की जो पोर्शन होता है वो, एंड उसका जो रिक्वायर्ड रेट होता है वो जो है वो किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डिपेंड कर रहा होता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी पे, कि आपकी कंपनी जो है वो कितना कैपेसिटी जो है मैं के अंदर अर्न कर रही है, ठीक है। अगर आप लिवरेज बढ़ा दोगे, ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। यानी डेट के बढ़ाने से, जिसका मतलब है कि लिवरेज के बढ़ने से, लिवर का मतलब ही वो चीज़ है जो थोड़ी लगे और ज़्यादा मुनाफा दे, ठीक है। यानी लीवर से मुराद है थोड़ी फोर्स लगा के बड़ी चीज़ को उठा सकते हो आप, ठीक है। गाड़ियाँ जब उठाई जाती हैं तो लीवर के थ्रू थोड़ा सा जोर लगाया जाता है, दूसरी तरफ से गाड़ी पे ज़्यादा फोर्स लगती है और वो
चीज़ जो है वो उठ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो लीवरेज के ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है कंपनी की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप डेट का पोर्शन ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट आपको कम देना पड़ती है। फिर आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या मुराद है कि भाई देखो, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर डेट भी मौजूद है, और आपका जो शेयर होल्डर है ना, उनके शेयर यानी इक्विटी भी आपने शेयर है वो भी आपके पास मौजूद है। अब आपने डेट ले लिया, डेट के ऊपर तो आप इंटरेस्ट दे दोगे, लेकिन वो जो शेयर होल्डर आपकी कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जो पैसे की इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर लिया हुआ है आपसे, उनके ऊपर भी तो आपने रिटर्न देना है ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी से मुराद है डिविडेंड देने को नाम है। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो आपको क्या हो जाती है, वो बढ़ानी पड़ती है जब आप लिवरेज बढ़ा लेते हो, क्योंकि उन बंदों का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। जब रिस्क बढ़ जाएगा तो उनको मुतमईन करने के लिए आपको उनको ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इस तरह से लिवरेज एंड रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या मुराद है फिर, कि लिवरेज जितना ज़्यादा होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको बढ़ाना पड़ेगी। यानी डेट का पोर्शन ज़्यादा करोगे तो उनका रिस्क बढ़ जाएगा इक्विटी होल्डर का। तो इक्विटी होल्डर को आपने क्या करने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी कि जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही होती है ना आपकी इक्विटी कैपिटल की, यानी कॉमन शेयर या प्रीफर्ड शेयर की, वो बढ़ जाएगी। भाई लिवरेज बढ़ाओगे, डेट बढ़ाओगे तो उनका रिस्क बढ़ जाएगा ना। उनका रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। वो कहते हैं भाई हम महफूज नहीं है, आपने तो हमारी सुलह ही नहीं मारनी, 20% हमारा है, और आप बाहर से लेके आ रहे हो बार 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 बार, ना हमें शेयर दे रहे हो, ना हमें कोई मतलब कि शेयर इशू कर रहे हो, और मज़ीद तो हमें इशू कर दो, हम ले लेंगे। तो वो कंपनी जो होती है वो इसको गुरेज़ कर रही होती है कि इक्विटी शेयर की बजाय हम जो है वो डेट का कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ाएँ, ताकि हमें कॉस्ट कम से कम देना पड़े। क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हमने इक्विटी बढ़ा लिया तो उसके ऊपर तो हमें कॉस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा पोर्शन इक्विटी का जो है ना वो कॉस्ट का बायस बनता है, इसलिए उनको कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा देना पड़ती है। अगर फिर जब इसका इक्विटी का जो पोर्शन ज़्यादा कर लो, लेकिन अगर आप लिवरेज यानी डेट जो है उसका पोर्शन ज़्यादा कर लोगे, तो उसके करने से इनका फिर रिस्क बढ़ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर का। वो कहते हैं कि हमारी तो कुछ औकात ही नहीं रही। तो उस चीज़ को, उनकी औकात को याद दिलाने के लिए कि आपकी औकात है, आपकी वैल्यू है, तो उनको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है, वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। जब डिविडेंड ज़्यादा देते हो तो इसका मतलब है आपने उनके ऊपर जो कॉस्ट आएगी आपकी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। ट्रेडिशनल थ्योरी ने क्या कहा, अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ट्रेडिशनल थ्योरी रेलेवेंस थ्योरी है, जो हम पहले ही इस स्लाइड के शुरू होने से पहले ही हमने देखी थी ना, वहाँ पे 3 आ रही थी, वो बल्ब बना हुआ था पीले रंग का, तो वहाँ पे थ्योरीज़ के अंदर तो पहली जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो रेलेवेंस थी, और नेट ऑपरेटिंग थ्योरी और मिलर एंड मेडिगल यानी कि इररेलेवेंस थी। तो रेलेवेंस थ्योरी है ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी, जो कि कहती है कि डेट के ज़्यादा या कम करने से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ये देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर आप वैल्यू ऑफ द फर्म जो है ना वो ट्रेडिशनल थ्योरी में जाते हो आप, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर अब जो कि रेलेवेंस थ्योरी थी उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे कि क्या होगा। भाई डिपेंड ऑन अर्निंग पावर, अगर आपकी अर्निंग पावर ज़्यादा है, अब देखो ना, मैं अब एक बात आप लोगों को और बताता हूँ कि जब आप डेट लोगे, डेट के ऊपर आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। आपने जो कॉस्ट है ना, जो इंटरेस्ट देना है वो कम देना है। जब कॉस्ट कम होगी, डेट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। आपके जो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा। जब कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ेगा, अर्निंग पावर ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे होंगे, तो दूसरी तरफ जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे वो भी ये डिमांड करेंगे कि भाई हमारा भी डिविडेंड बढ़ाया जाए, हमें भी अब ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए। इस चीज़ का जो है ना, वो जो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी का जो रिटर्न है ना, जो आपने डिविडेंड देना है, जिससे मुराद ये है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है अर्निंग पावर पे। तो अर्निंग पावर कब बढ़ती है, जब आप डेट का पोर्शन बढ़ा लेते हो, यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ जाता है, तो आपका जो है वो अर्निंग पावर भी बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो फिर डिविडेंड वाले बंदे जो है वो, ये शेयर होल्डर, वो इस चीज़ पे मतलब कि स्ट्रेस डालते हैं कि हमारा जो डिविडेंड वो बढ़ाया जाए। जब डिविडेंड बढ़ेगा, डिविडेंड ज़्यादा दोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इस सूरत के अंदर यूँ भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पैट बटा इक्विटी जो है ना, वो इसका फार्मूला होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बराबर होता है कि जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, उसमें से आप इक्विटी को डिवाइड कर दो, तो जो पोर्शन आएगा वो आपने देना है डिविडेंड के तौर पे। तो अब ऊपर वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू तो ज़ाहिर है कम ही होती है, क्योंकि आप लोगों ने इक्विटी तो लेनी नहीं होती, डेट का पोर्शन लिया था। तो डेट के पोर्शन लेने से आपकी ऊपर वाली पोर्शन यानी जो पैट है वो बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपये ऊपर ले लिया, और 1 लाख में से 20,000 रुपये इक्विटी का था, ठीक है। तो 1 लाख में से तकसीम करो इक्विटी को, यानी कि 20 को तकसीम करो, तो 1 लाख पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
चलो 1 लाख नहीं कहता, मैं कहता हूँ 100 रुपया लगा लो, पैट को 100 के साथ ऊपर रखूँ मैं और इक्विटी को मैं दे दूँ 20 के साथ डिवाइड कर दूँ, यानी 100 रुपये मेरे डेट की तरफ से मैंने लिए थे जिस पे मुझे प्रॉफिट हुआ। सो फॉर एग्जांपल मैंने ना 1 लाख रुपया लिया, ठीक है, 1 लाख रुपये मैंने इन्वेस्ट किया एज अ डेट लेके, तो उसके ऊपर मुझे 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो मैं 100 को ऊपर रखूँगा, डिवाइड करूँगा 20 मैं डिवाइड कर दूंगा उसको 20 के साथ, तो मेरे 5 रुपया आ गया जो कि मैंने डिविडेंड यानी रिटर्न देनी है इक्विटी के ऊपर। अगर मैं अब 1 लाख की बजाय मतलब 2 लाख ले लूँ, अब मैं ले रहा हूँ 2 लाख, जब मैं 2 लाख लूँगा डेट की तरफ से फाइनेंसिंग को और उससे मुझे प्रॉफिट फॉर एग्जांपल अब की बार 200 हुआ है, तो 200 तकसीम मैं दोबारा से करूँगा ना इक्विटी की जगह पे 20 रख के, तो अब की बार मुझे जो डिविडेंड देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा बड़ा, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो देनी पड़ेगी वो मुझे देनी पड़ेगी 5 की बजाय 10। तो इस तरह से आपका जो डेट पोर्शन है वो बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ने से आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड देना होता है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो ये भी पोर्शन यूँ चल रहा होता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट एंड अर्निंग पावर जो है इसका क्या आपस में ताल्लुक होता है वो बता देता हूँ, कि जब कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ती है ना, डेट के ऊपर कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, हमेशा याद रखनी है। और उसका जो पोर्शन जितना ज़्यादा आप और जो इक्विटी होती है ना उसका जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है और जो डेट होता है उसके ऊपर कॉस्ट आपको कम देना पड़ती है, ठीक है? और ज़ाहिर है जब कॉस्ट आपको कम देना पड़ेगी तो आपकी अर्निंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ रही है तो अर्निंग पावर कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में रिलेट कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं इन तीनों की तीनों जो थ्योरीज़ थी हमारी, उनके अंदर कुछ जनरल अज़म्पशन थे, जो कि सारे के सारे हमने मतलब ज़हन में रखने हैं कि ये थ्योरी उसी वक़्त सही साबित हो सकती हैं अगर ये वाले सारे के सारे जो मफ़रूज़े हैं वो सही साबित होते हैं। नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो थ्योरी थी ये बात कर रही थी कि इनके अंदर हमने ये लाज़मी ज़हन में चीज़ रखनी है कि इन थ्योरीज़ के अंदर हम ये तसव्वुर करते हैं और ये बात सही साबित होती है कि हमें पता है कि हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है ना हमेशा वो कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की निस्बत। जिसका मतलब हुआ कि आप उधार जो फाइनेंस लोगे ना, लोन बोरो करोगे बॉन्ड्स वगैरह की सूरत में, ठीक है? उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट देना होता है वो कम होता है, ठीक है? अगर आप इक्विटी वगैरह के थ्रू आप फाइनेंसिंग करवा रहे हो तो उसके ऊपर आपने जो डिविडेंड देना होता है वो ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। उसके बाद आप ये तसव्वुर करते हो कि कोई टैक्स वाली दुनिया में आप रहते ही नहीं हो, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको टैक्स वगैरह ना देना पड़े, तो टैक्स तो देना पड़ते हैं, लेकिन इन थ्योरीज़ ने क्या कहा कि आपने ये फ़र्ज़ करना है कि आप कोई भी टैक्स नहीं दे रहे, किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, ना ही इंडिविजुअल टैक्स, ना ही कॉर्पोरेट टैक्स, ना ही इनडायरेक्ट टैक्स, ना ही इनकम टैक्स, किसी भी तरह का कोई टैक्स जो है वो आप पे नहीं करोगे। तो ऐसी सूरत में आपने इन थ्योरीज़ को जो है वो इस्तेमाल करना है, तो ये थ्योरीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो सही साबित कर देंगी। तो ये वाला जो तसव्वुर था ना सेकंड वाला, ये वाली बात थोड़ी-सी जो है वो हमारे ज़हन से और हकीकत से दूर है बहुत। लेकिन फिर भी हमने ये फ़र्ज़ कर लेना है कि हम ठीक है जी, ये बात तसव्वुर में रखेंगे कि हमें कोई टैक्स नहीं देना। तीसरे नंबर पे द रिस्क परसेप्शंस ऑफ इन्वेस्टर डज़ नॉट चेंज बाय द यूज़ ऑफ डेट। और ये भी हमने ज़हन में बात रखनी है कि जो रिस्क का परसेप्शन है ना, रिस्क का जो एक मतलब कि ये लगा लो कि उनके रिस्क का उनके ज़हन के अंदर एक नज़रिया है, वो इन्वेस्टर का चेंज नहीं होगा अगर आप यूज़ ऑफ डेट करोगे। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है वो इक्विटी शेयर जो है ना आपके मौजूद है, शेयर होल्डर जो मौजूद है आपकी कंपनी में, आप ये चीज़ फ़र्ज़ कर लो कि आप डेट को जैसे मर्ज़ी यूज़ करो, उसको कम या ज़्यादा करने से आपके जो शेयर होल्डर है ना वो चुप होके बैठे रहेंगे, साकन होके वो बोलेंगे ही नहीं कि आपके पास अगर अर्निंग ज़्यादा हो रही है कंपनी में, 20 लाख 30 लाख कमा रहे हो तो हमारा शेयर होल्डर भी बढ़ा दो। इस चीज़ के ऊपर वो कहते हैं वो नहीं बोलेंगे, ये बात आप लोग फ़र्ज़ कर लो। लेकिन वो ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा तो होता है कि जब भी प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड हमेशा उनको उसी प्रॉफ़िट के हिसाब से देना पड़ेगा, तो वो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपने रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर डज़ नॉट चेंज बाय द यूज़ ऑफ डेट। आप ये बात फ़र्ज़ कर लोगे कि आपके डेट के इस्तेमाल करने से, चेंज करने से आपका रिस्क जो है ना, वो परसेप्शन जो है, वो इन्वेस्टर का तब्दील नहीं होगा। तो ये आप चीज़ बात को मफ़रूज़े में ले लो। फिर आ गया जी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी ना, उसको हमने अब देखा और ये ट्रेडिशनल थ्योरी वही चल रही है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल थ्योरी एक क्या थी भला? इर्रेलेवेंस थी।
सॉरी रेलेवेंस थी। रेलेवेंस का मतलब है कि आपने डेट के पोर्शन को तब्दील किया तो आपकी वैल्यू ऑफ द फिर्म कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो ये बात कर रही थी, तो ट्रेडिशनल थ्योरी थी, इसलिए हमने इसको रेलेवेंस कहा कि ये रेलेवेंट है आपके डेट के इस्तेमाल करने पे। डेट के पोर्शन को चेंज करने से ये भी चेंज करेगी, तो इस तरह से इसने ये बातें की। अब वो कहता है ट्रेडिशनल थ्योरी ने क्या कहा कि विद द इंक्रीज इन लिवरेज, अगर आपने लिवरेज बढ़ा दिया, जिसका मतलब है लिवरेज से क्या मुराद है कि अगर आपने डेट का पोर्शन बढ़ा दिया, इक्विटी की बजाय डेट यानी उधार जो लेते हो आप लोग बैंक बैंक वगैरह से लोन बॉन्ड्स की सूरत में, अगर वो पोर्शन आपने बढ़ा दिया, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज। तो आप ये तसव्वुर करोगे, तो ये तसव्वुर किया जाता है, और ये बात वो कहता है कि साबित हुई है कि अगर आपने लिवरेज यानी डेट का पोर्शन बढ़ा दिया तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसका मतलब है कि आपने जो शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है वो भी डिमांड करेंगे कि हमारा डिविडेंड बढ़ा दो। तो सबसे पहले देखो केई जो है ना, वो यहाँ से चला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो अगर वो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ाते हुए जा रहे हो, एक्स यानी गियरिंग लिखा हुआ है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ा रहे हो, तो इक्विटी का जो कॉस्ट है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है और वो बढ़ती हुई चली जा रही है। दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि शुरू के अंदर वो कहता है कि इनिशियली द ओवरऑल कॉस्ट जो होती है ना, के ओ ये दरमियान में आ रही है, ओवर यानी कि कॉस्ट इक्विटी की और डेट दोनों की जो कॉस्ट होगी उसको ओवरऑल कॉस्ट कहा जाता है। अब वो कह रहा है कि ये जो इक्विटी और डेट की दोनों की कॉस्ट जो मिल के आ रही है ना, वो ओवरऑल कॉस्ट शुरू के अंदर वो कहता है गोज डाउन, नीचे की तरफ जाती है, ये देखो नीचे आ रही है, और इस पॉइंट यानी एक्स पॉइंट के ऊपर आके वो कहता है कि ये जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है ना, वो एक बिल्कुल लेवल के ऊपर आके रुक जाती है। उसके बाद अगर ज़्यादा और मज़ीद आपने फिर इक्विटी या जो डेट है उसकी अमाउंट को बढ़ाया, तो फिर वो मज़ीद ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, और लेटर बाद में ओवरऑल कॉस्ट जो गोज़ अप ऊपर चली जाती है। तो वो कहता है एट पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे आके ये जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट थी ना, ये मिनिमम हो गई थी, कम से कम इस पॉइंट पे हो गई थी ना, देखो नीचे आई, आती-आती यहाँ पे आके वो रुक गई। अब ये जहाँ पे आके मिनिमम हुई थी ना, इस वैल्यू के ऊपर आपकी जो प्रॉफ़िट होगा ना, यानी ऑप्टिमम लेवल जो हमने पढ़ा था ना, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, वो वाला इस पोर्शन के ऊपर यानी एक्स के ऊपर आके जो है वो आपको मैक्सिमम जो होगा वो आपको क्या दे रहा होगा, आपकी वेल्थ दे रहा होगा, आपकी जो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, ठीक है? वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आके कॉस्ट आपकी कम से कम यानी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है? तो ये देख लो आप लोग यहाँ पे। अब इधर भी देख लो कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना, वो शुरू के अंदर वो कह रहा है कि लेवल तक तो आपकी सेम रहती है, अगर उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया तो फिर वो आप ऊपर की तरफ चली जाएगी, यानी फिर आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, अगर डेट के पोर्शन को एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हो। यानी कि वो ये कह रहा था ट्रेडिशनल थ्योरी कि एक लेवल तक तो आप लोग अगर डेट को यूज़ करोगे ना, तो वहाँ लेवल तक तो आपको प्रॉफ़िट हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा, ठीक है? और आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना, वो भी एक लेवल तक जो है वो आप नॉर्मल लेके चल रहे होंगे, तो वो बेस्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा आपने डेट की पोर्शन को बढ़ा दिया, तो उससे प्रॉफ़िट भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने डेट के ऊपर कॉस्ट तो बहुत कम देनी होती है। तो जब प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर शेयर होल्डर ये बात को फ़ोर्स करेंगे कि भई अब हमारा जो है वो प्रॉफ़िट भी बढ़ा है, तो हमारा डिविडेंड भी बढ़ाओ। फिर वो फ़ोर्स करेंगे और वो अपना डिविडेंड का जो रेट होता है ना, यानी उनका रिक्वायर्ड रेट होता है जो डिविडेंड पे, वो बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको वो जो प्रॉफ़िट डेट के ज़्यादा होने से आपको मिला था ना, वो इक्विटी को ज़्यादा अब डिविडेंड देने की सूरत में वो सारे का सारा वहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, और एक लेवल से ज़्यादा अब आप अगर डेट इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह वो सारे का सारा लेवल, एक तरफ से अगर पैसा ज़्यादा आ रहा था, तो दूसरी तरफ जा रहा होगा, तो वो सारा का सारा एज़ अ कॉस्ट के तौर पे बढ़ जाएगी, और फिर आपका ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ डेट भी आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं देगा। तो ये वाला लेवल इस तरह से बात थी। ट्रेडिशनल थ्योरी ने ये कहा कि एक लेवल तक तो आप लोग इस्तेमाल कर लो, एक लेवल तक तो आपका रेलेवेंट है, ये थ्योरी कह रही थी। जो रेलेवेंट थ्योरी है ना हमारी, ये ट्रेडिशनल रेलेवेंट है। वो कहती है एक डेट का पोर्शन जो है ना, यानी लिवरेज जो है, फाइनेंशियल लिवरेज, उसको एक हद तक इस्तेमाल करोगे तो वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो आपके लिए कॉस्ट का बायस बन सकता है। उसमें फिर आपका प्रॉफ़िट कम होगा और जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। हाँ, एक लेवल है, यहाँ पे देख लो अब KO यानी कि ओवरऑल कॉस्ट का, इस लेवल को जिसको हमने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का लेवल दिया था, यही वो लेवल है एक्स वाला, जहाँ पे हमने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम दिया था कि इसके ऊपर आके आपकी मिनिमम कॉस्ट है और ओवरऑल और जो प्रॉफ़िट है वो मैक्सिमम है। तो ये लेवल जो है वो हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी ने बताया। उसके बाद आगे ट्रेडिशनल थ्योरी जो थी, हाउ डज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज विद लिवरेज के साथ कैसे तब्दील होता है, बता चुका हूँ अब ये सारी डिटेल। देयर इज़ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, इस थ्योरी ने ये बात की कि हाँ, इसके अंदर एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आ सकता है, एक इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ट्रेडिशनल थ्योरी ने कहा कि जो
ये रेलेवेंट थ्योरी है ना, ये डेट के रेलेवेंट है, इसलिए तो इसको रेलेवेंट थ्योरी कहा गया है कि ये डेट को फोर्स मतलब सपोर्ट कर रही थी कि डेट के ज़्यादा करने से ना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन इसने ये बात की कि एक ख़ास लेवल तक अगर आप बढ़ाते हो डेट को तो आपको प्रॉफिट देगी, अगर उससे ज़्यादा बढ़ाया तो फिर वो प्रॉफिट नहीं देगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। किस सूरत में? एक तो आपने जो आपने डेट लिया होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी डिविडेंड का रेट बढ़ा के बैठे होते हैं कि प्रॉफिट अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो भाई हमें भी ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए। तो इस तरह से देयर इज़ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इस थ्योरी ने ये बात की कि हाँ, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है कंपनी के लिए, अगर वो एक ख़ास हद तक अपने डेट को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये बात की। अब आ गया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी ना, वो एक इररेलेवेंस थ्योरी थी। उसने कहा कि डेट जो है ना, उसके पोर्शन को आप ज़्यादा इस्तेमाल करो या कम इस्तेमाल करो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे। वो कैसे? उसने यही बात की कि अगर आप एक तरफ से डेट लेके ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो उसका प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा तो आपने डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देती हैं। तो कंपनी बहरकैफ़ वहीं पे खड़ी रहती है जहाँ पे वो खड़ी होती है। तो वैल्यू ऑफ़ द फ़र्म और कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेट के इस्तेमाल करने से। उसने ये बात की थी, ठीक है? नेट इनकम अप्रोच ने। और इसने ये भी बात की थी नेट इनकम अप्रोच ने कि आपकी वैल्यू ऑफ़ द फ़र्म जो है ना, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, उसका जो पूरे का पूरा डिपेंडेंट होता है ना, वो आपकी परफ़ॉर्मेंस पे होता है। आपके नेट कमाए जाने वाले इनकम के ऊपर होता है, ना कि आपकी डेट की पोर्शन को कम या ज़्यादा करने पे। ये बात की थी उसने, इसलिए उसका नाम जो था वो नेट ऑपरेटिंग इनकम रखा गया, जो कि इररेलेवेंस थ्योरी है, जो डिविडेंड को डेट की पोर्शन को सपोर्ट नहीं करती कि उसके बड़े या बढ़ने या कम होने से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है या कैपिटल स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसके ये क्या थी, इस थ्योरी के कुछ असम्पशन ये थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसने ये बात की क्योंकि इररेलेवेंस थ्योरी है ना ये, तो इसलिए इसने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर का। किसके ऊपर नहीं असर पड़ता? आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे। आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चाहे आप सारे का सारा इक्विटी रख लो, चाहे सारे का सारा डेट रख लो, या आधा इक्विटी रख लो, आधा डेट रख लो, 20% डेट रख लो, 80% इक्विटी रख लो, 80% मतलब कि डेट रख लो, 20% इक्विटी रख लो। तो इस तरह से इस टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर को तब्दील करने से जो कि मिक्सअप होता है इक्विटी और डेट का, उसका वो कहता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ओवरऑल जो कॉस्ट होती है ना आपके टोटल कैपिटल की, वो कहता है कभी भी चेंज नहीं होती अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को तब्दील करते हो। यानी वो कह रहा था कि ओवरऑल कॉस्ट सारी की सारी सेम ही रहेगी। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से, यानी डेट या पोर्शन इक्विटी का है उसको कम या ज़्यादा करने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो आ रही होती है ना कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो कहता है तब्दील नहीं होती। फिर उसने कहा देयर इज़ नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कहता है अगर आप ये कह रहे थे ना कि मैं डिविडेंड को इस्तेमाल करूँगा, मतलब डेट को मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, कम या ज़्यादा करूँगा तो मेरा कैपिटल एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा। जो पिछली वाली थ्योरी जो रेलेवेंट थ्योरी थी उसने तो ये बयान किया कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर जाता है। तो इसने कहा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। आपने जो बात की है वो पीछे वाली में कि हम कह रहे थे कि डेट को ज़्यादा या कम करेंगे तो एक लेवल पे आके हमारा वो जो एक जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम और कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है। तो उसको हमने कहा था कि ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को पहुंच जाता है अगर हम डेट की पोर्शन को तब्दील करते हैं। तो इसने कहा कि डेट के पोर्शन को तब्दील करने से या ना करने से आपके वैल्यू ऑफ द फर्म या कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल कॉस्ट का जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कहता है ऐसा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आपकी इस दुनिया के अंदर वो कहता है एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो कहता है इस सारी का सारी चीज़ों का जो डिपेंडेंट है ना, वो डेट या पोर्शन इक्विटी के कम या ज़्यादा करने पे नहीं होता। वो कहता है इसका सारे का सारा जो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है ना, वो आपकी अर्निंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आपने कितनी अर्निंग किया, प्रॉफिट कितनी है, परफॉर्मेंस कितनी है, इस चीज़ के ऊपर वो कहता है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेस कर रही होती हैं, ना कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आप डेट या इक्विटी जो है वो उसके पोर्शन को कम या ज़्यादा करके आप कह रहे होते हो कि हम जो है वो एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर गेन जो है वो कर सकते हैं। तो ये बात उसने कहा था गलत है। आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है ना, दरअसल वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी अर्निंग पावर पे करती है कि आपने अर्न कितनी कर रहे हैं, आपकी कंपनी कितना ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, इस चीज़ पे वो कहता है डिपेंड करती है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है उसका अगले एजप्शंस क्या थे, उसके अंदर क्या मफरूज़े थे जिनको हमने ये चीज़ें फ़र्ज़ करनी थी। वो कहता है द मार्केट कैपिटलाइज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म एज़ अ होल। वो कहता है मार्केट दरअसल आपको बता रही होती है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की वैल्यू को
कि वो किस तरह से आपकी मार्केट के अंदर वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, तो आपकी वैल्यू ऑफ द फ़िल्म जो है वो भी कम या ज़्यादा होगी। तो ये बात उसने की। दूसरे पॉइंट पे उसने कहा वो ना कि आप ऊपर वाली को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट वैल्यू कम या ज़्यादा होने से आपकी वैल्यू ऑफ द फ़िल्म पे असर पड़ता है, ना कि आपके डेट या इक्विटी को कम या ज़्यादा करने से आप कह रहे होते हो कि मैं वैल्यू ऑफ द फ़िल्म जो है वो चेंज करके बैठा हूँ। तो वह कहता है ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहरहाल वो कह रहा था ट्रेडिशनल थ्योरी में तो ये बातें हमने दूसरी तरह से साबित की और वहाँ पे वो जो बयान थे वो सारे के सारे वहाँ पे हमने बयान किए और उसने वो सही साबित किए। दूसरी तरफ जब हम इधर आए अब इररेलेवेंस थ्योरी में सबसे पहले हमने कहा कि हम जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे उसने कहा कि आपकी जो वैल्यू है वो डेट या इक्विटी पोर्शन को चेंज करने से उसके ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं रखती। वो दरअसल आपकी अर्निंग पावर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है। तो दूसरा इसने क्या कहा, द बिजनेस रिस्क मेन कॉन्स्टेंट। अब ये बात उसने ऐसा मफरूज़ा बयान किया जो कि हकीकत पे मुबनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस थ्योरी के अंदर उसने कहा ये फ़र्ज़ कर लेना है कि आपके बिज़नेस को किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं आ सकता कभी भी, और वो हमेशा जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। हर एक डेट या इक्विटी का जितना मर्ज़ी मिक्स ले लो आप लोग, आपको कोई रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे सारे का सारा रिस्क ले लो, वो डेट ले लो, चाहे सारे के सारे इक्विटी लेके बैठ जाओ, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि ये बात बहुत ज़्यादा इख्तलाफ के हामिल है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी जो कंपनियाँ होती हैं वो जब अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं तो उनको ये बात बताई जाती है कि आप लोगों ने इस हद से ज़्यादा डेट को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा कंपनी कोई भी डेट इस्तेमाल करेगी एक हद से जो उनको बताई गई होती है कि 40% आपने डेट रखना है, 60% इक्विटी रख के फिर कंपनी को चलाना है, कभी भी 40% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। अगर वो ज़्यादा डेट को इस्तेमाल करेंगी तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, और ये एक इलीगल तस्वर किया जाता है कि आपने इक्विटी कम रखी और उधार के ऊपर आप चीज़ें लेके पैसे लेके आप अपना बिज़नेस चला रहे हो। किसी भी टाइम किसी भी तरह का कोई भी रिस्क खतरे का सामना हो गया तो सारे का सारा कंपनियों का जो फ्लॉप हो जाएगा, पैसा वो ज़ाया हो जाएगा, तो आप उनको कैसे दोगे? तो इसलिए वो कहता है अपनी फ़िल्म के अंदर अपनी जेब से लगाया हुआ पैसा यानी इक्विटी जो है ना, शेयर है, वो आप ज़्यादा रखो हमेशा, और जो डेट है ना उसका पोर्शन कम रखो, ताकि किसी भी तरह की नागहानी आफत की सूरत में अगर आपको वाइंड अप भी करना पड़ जाए बिज़नेस, तो आप वो इक्विटी जो आपने जेब से लगाई होती है उसको उसके थ्रू भी आप अपने उस डेट को जो उधार आपने लिया होता है उन बंदों को पैसे दे सको, जो कि आपकी कंपनी के अंदर परमानेंट नहीं होते बल्कि वो टेम्परेरी होते हैं, और उनका जो रिस्क होता है वो भी कम होता है, और उनकी इंटरेस्ट रेट भी कम इसीलिए वो देते हैं ताकि वो हमें जल्द से जल्द जो है वो पैसे लौटाए जा सकें, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी, हमने ये भी तसव्वुर करना है इस थ्योरी के अंदर जो कि नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी थी, और ये इररेलेवेंस थी, यानी कि ये डिविडेंड उसको डेट की पोर्शन को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये भी तसव्वुर करना है कि हमारे पास कोई कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना वो मौजूद नहीं है। हालांकि ये बात भी हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि टैक्सेस तो मौजूद होते हैं, वो हुकूमत भी टैक्स लगा रही होती है, एफबीआर के भी कुछ टैक्स होते हैं, कुछ इनकम टैक्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट होते हैं, कुछ इंडिविजुअल होते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो टैक्सेस तो लग रहे होते हैं। लेकिन इस थ्योरी ने जो कि इररेलेवेंस थी, यानी कि ये डेट की तब्दीली को सपोर्ट नहीं कर रही थी, फाइनेंशियल लिवरेज का तस्वुर को नेगलेक्ट कर रही थी, ये जो थ्योरी थी जिसको हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी का नाम दिया है, इसने ये 3 जो ऑब्जर्वेशन थे ना, ये दिया कि टैक्स की दुनिया में आप रहते ही नहीं हो, ये वाला तस्वुर आप कर लोगे तो फिर मेरी वाली थ्योरी ये सही साबित हो सकती है। ये बात थी। अब इसने कहा कि ना जो आपकी एक ये जो है ना पाई है, इस पाई को आपने गोल सर्कल का नाम देना है कि एक सर्कल है। इस सर्कल के वो कह रहा था जितने मर्ज़ी टुकड़े कर लो, उसकी जो ओवरऑल जो है ना, जो वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। तो वैल्यू ऑफ पाई रिमेन द सेम। ये तस्वुर जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के अंदर दिया गया कि गोल सर्कल दायरा बनाओ, उसके अंदर ना लीके लगा के ऐसे-ऐसे लाइनें, और उसके अंदर ना मुख्तलिफ कलर भर दो टुकड़ों के अंदर, ठीक है। तो वो कहता है ये वाला जो था ना एक पहिए की तरह, वो आपने इसको ज़हन में रखना है इस पाई की वैल्यू को, कि ये एक गोल दायरा है और उसके अंदर मुख्तलिफ टुकड़े हैं, ठीक है, और उनके अंदर कलर भरे हुए हैं। वो कहते हैं इन टुकड़ों को आप जिस तरह मर्ज़ी तब्दील करके रख लो, तो इसका ओवरऑल जो अफेक्ट होगा ना वो सेम ही रहेगा। वैल्यू इज़ अफेक्टेड बाय प्रॉफिट नॉट द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उसका जो ढांचा था ना, वो जैसे भी टुकड़े को उठा के दूसरी तरफ से लगा दो, यानी कि वो जो रोबेक्स होता है ना, रूबेक्स होता है, वो जो हम ऐसे मिला के वो गोल गेंद होती है उसके अंदर चीज़ों को फिट करते हैं और ऐसे ऐसे लेके जाते हैं, तो ओवरऑल उसकी शक्ल जब आखिर में वो बन के हमारे सामने आता है वो सेम ही रहता है, चाहे वो किसी भी तरह से आप उसको जोड़ लो, शेप उसकी सेम रहती है। तो यही बात इधर थी कि आपने शेप को अब बजाय उस चार चार बॉक्स की तरह लेने के आप कह दो कि वो गोलाई के अंदर है, तो उसके अंदर जिस तरह मर्जी उसको
के टुकड़ों को आप जोड़ दो तो उसकी शक्ल सेम रहने वाली है। तो इसका मतलब हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चाहे आप डेट को कम कर लो या इक्विटी बढ़ा लो या इक्विटी को कम कर लो, डेट को बढ़ा लो, तो वो कहता है ओवरऑल जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो चेंज नहीं होता, बल्कि आपका जो ये डिपेंड कर रही होती है ना सारी की सारी चीज़ें, ये कर रही होती है प्रॉफिट के ऊपर, ना कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो नो मैटर इन हाउ मैनी पीसेज द पाई इज़ कट, तो उस गोल टुकड़े को आप जितने मर्जी टुकड़ों में काट दो, इस चीज़ का कोई मैटर नहीं है। टोटल जो वैल्यू होगी ना वो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की तब्दील नहीं होगी। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाओ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के। अब ये कुछ आर्गूमेंट थे वो हम पढ़ लेते हैं। आर्गूमेंट क्या थे कि इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो, जब लिवरेज बढ़ाओगे यानी कि डेट का पोर्शन बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको जो आपके शेयर होल्डर है ना, उनको जो डिविडेंड देना होता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो कहेंगे हमें ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए भाई। ठीक है, दूसरी तरफ देखो दूसरे पॉइंट पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो ये रेट होता है ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी के चेंज होने का, ये कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता, लेकिन बहरकैफ अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट ही अपने डिविडेंड जो है वो ज़्यादा अपना डिमांड करेंगे। दूसरी तरफ देखो इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है भाई? तो देखो, जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो तब्दील होती है कि आपका एक तरफ डेट के ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है और डिविडेंड के ऊपर जो है वो आपने कॉस्ट को वो देना है। ठीक है, तो वो कहता है इसका भी इम्पैक्ट जो है ना ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर हो रहा होता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है ना, अगर आपकी एक तरफ आपने डेट बढ़ाया है तो दूसरी तरफ आपको जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक तरफ अगर मुनाफा हुआ है तो दूसरी तरफ आपने दे देनी है चीज़, तो इसका वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके डिविडेंड के डेट के कम या ज़्यादा करने से आपका जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर। उसने ये बात की। इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फिल्म, उसने ये बात की कि जो आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म है ना उसके ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो कह रहा है अगर आप एक तरफ डेट बढ़ाओगे दूसरी तरफ चला जाएगा। हाँ, वैल्यू ऑफ द फिल्म जो है ना वो आपकी मार्केट वैल्यू की कैपिटलाइजेशन के और आपके उस प्रॉफिट यानी परफॉर्मेंस जो है ना, नेट इनकम जितनी आप कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो वो डेट या इक्विटी जो है ना उसके पोर्शन को तब्दील करने से आपकी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती वैल्यू ऑफ द फिल्म के अंदर। अब ये क्या बात हुई? अब ये बात ये हुई बच्चों कि ये वाला हम वाइंड अप करते हैं अब, कि हमने पढ़ी है टोटल 3 थ्योरी। 3 थ्योरी में से पहली 2 हमने पढ़ ली हैं। एक थी ट्रेडिशनल थ्योरी जो कि थी रेलेवेंट, यानी कि जो डेट को सपोर्ट कर रही थी और जिसने कहा था कि अगर एक हद तक आप डेट को इस्तेमाल करते हो तो बेशक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल के ऊपर आके जहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम यानी वैल्यू ऑफ द फिल्म जो है वो मैक्सिमम और कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाती है, तो उसको आपने कहा था कि वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर आप जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट और कॉस्ट जो है वो कम से कम कमा रहे होंगे, तो ये लेवल जो है वो आपके लिए बेहतर होता है कंपनी के लिए। ये जो पोर्शन होता है ना डेट और इक्विटी का, ये बेस्ट होता है। अगर आपने अब इस हद से ज़्यादा आपने अगर इस्तेमाल किया डेट को, तो फिर आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है ना वो और डेट की कॉस्ट जो है ना वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि एक तरफ अगर आप कॉस्ट जो है वो ज़्यादा मतलब कि आप डेट को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा होगा। तो ज़ाहिर है जब ज़्यादा आप डिविडेंड लोगे तो ज़्यादा डिविडेंड के ज़्यादा डेट लोगे तो ज़्यादा डेट के ऊपर आपने इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना फिर। ठीक है, पहले मतलब 1 लाख के ऊपर 10% है ना, तो 20 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर हो जाएगा 20%, 3 लाख पे 30%, यूँ कॉस्ट भी उसकी तो बढ़ेगी ही। डिविडेंड की डेट की तो बढ़नी ही है, डेट के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको इंटरेस्ट तो देना ही है। लेकिन दूसरी तरफ जब प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे होंगे तो आपके जो डिविडेंड होता है ना, यानी जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी ये डिमांड करने लग जाते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ाया जाए, हमारी कंपनी ज़्यादा अर्निंग करी है तो हमारा डिविडेंड बढ़ा दिया जाए। जब वो डिविडेंड बढ़ाएंगे तो आपकी एक तरफ से कॉस्ट डिविडेंड की भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब डिविडेंड की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि अगर आपने हमारा ना बढ़ाया तो हम इस रिस्क में हैं कि आप जो है वो हमें जो है वो आगे हमारी औकात नहीं रहनी, हमारी तो आपने सुलह ही नहीं मारनी। यानी सिंपल लफ्ज़ों में ये बात है। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू ऑफ द फिल्म जो है ना वो इम्पैक्ट कर रही होती है आपके। इसने कहा कि वो कोई इम्पैक्ट नहीं करती, इसने बात की थी ना वो तो वो उसकी बात कर रहा था मैं, किसकी भला? ट्रेडिशनल थ्योरी की। तो उस तरह से वो कह रहा था कि उससे हद से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करोगे तो फिर वो आपकी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अब फिर हमने दूसरे नंबर पे पढ़ी कि ये जो थी ना नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ये जो थ्योरी थी ये कह रही थी कि भाई आपके ये इररेलेवेंस थ्योरी थी, यानी कि ये डेट को सपोर्ट नहीं करती थी। डेट के पोर्शन को ज़्यादा या कम करने से प्रॉफिट वाला जो चक्कर है ना वो इसको सपोर्ट नहीं करी थी। वो कहता है ऐसा है ही नहीं, अगर आप एक तरफ डेट ले रहे हो तो दूसरी तरफ कॉस्ट भी तो बढ़ रही है ना, तो दोनों एक दूसरे को निगलीफाई कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसने कहा
तो फिर इसने क्या कहा कि आपकी जो असल जो वैल्यू होती है ना फिल्म की, वो तब्दील होती है आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी नेट इनकम से, आप कमा कितना रहे हो, इस चीज़ पे डिपेंड करती है, ना कि आपकी फाइनेंशियल लिवरेज या फिर डेट के पोर्शन को कम या ज़्यादा करने पे। इसने ये बात की, फिर इसने कुछ अजप्शन दिए थे। इसके अजप्शन जो थे वो ऐसे थे कि इसने कहा कोई टैक्स की दुनिया में नहीं रहते आप, ठीक है। आपने ये तसव्वुर कर लेना है कि तमाम तरह का रिस्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपकी जो वैल्यू होती है ना फिल्म की, वो दरअसल मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर जो है वो तब्दील हो रही होती है। तो इस तरह से इसने कुछ अजप्शन दिए और फिर ये इम्पैक्ट भी बताया क्या क्या होता है। अब इसके बाद हमने पढ़नी है जी हमारी आर्बिट्रेज थ्योरी, या जिसको हमने मिलर एंड मोडिग्लिनी की थ्योरी भी कहा था या कहा है। तो ये जो मिलर एंड मोडिग्लिनी की थ्योरी है, ये भी एक इररेलेवेंस थ्योरी है, यानी कि ये भी डेट के पोर्शन को सपोर्ट नहीं करती कि डेट को कम या ज़्यादा करने से जो हमारी एक पहली जो थ्योरी थी ना, जो कि रेलेवेंट थी, ट्रेडिशनल थ्योरी, उसने जो बातें की थी उनको ये सारों को निगलिफाई करती है। और ये भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने अब ये इससे पीछे वाली यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो थ्योरी पढ़ी है, उसी को ये भी सपोर्ट कर रही है। सेम दोनों एक ही माहौल में है ये, कि ये दोनों की दोनों इररेलेवेंस है। तो ये जो आर्बिट्रेज थ्योरी है वो, और ये जो या इसको मिलर एंड मोडिग्लिनी थ्योरी भी कहते हैं, ये क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इररेलेवेंट विद द वैल्यू ऑफ द फिल्म, कि आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म जो है ना वो कैपिटल स्ट्रक्चर के इररेलेवेंट है, क्योंकि ये थ्योरी ही इररेलेवेंस की है मिलर एंड मोडिग्लिनी की। इसलिए वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म पे कोई असर नहीं रखता, वो उससे बहुत दूर तक, वो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसका, उसके तब्दील होने से, कैपिटल स्ट्रक्चर के तब्दील होने से वो कहता है आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म तब्दील नहीं होगी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? डेट और इक्विटी का पोर्शन, यानी मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। अगर आप जिस मर्जी तरीके से कर लो, चाहे वो डेट बढ़ा लो, इक्विटी कम कर दो, इक्विटी कम कर दो, डेट बढ़ा लो, जैसे मर्जी कर लो, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म उससे तब्दील होगी। यानी वैल्यू ऑफ द फिल्म इररेलेवेंट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के तब्दील होने से। उसके बाद वो कह रहा है अगर आप ये फ़र्ज़ कर लेते हो कि आपने रेलेवेंस थ्योरी, यानी कि जो सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी थी ना, जिसको हमने रेलेवेंस थ्योरी कहा था, और रेलेवेंस थ्योरी क्या थी कि आपके डेट के पोर्शन के ज़्यादा या कम करने से आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म तब्दील होती है। जिसने ये बात की थी उसको अगर वो कह रहा है कि अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या होगा कि आर्बिट्रेज विल टेक प्लेस, आर्बिट्रेज की मतलब कि ना हालत पैदा हो जाएगी। अब आर्बिट्रेज क्या है जी? इसको मिलर एंड मोडिग्लिनी की थ्योरी को आर्बिट्रेज थ्योरी भी कहा जाता है। वो ये थ्योरी है कि अगर आपका इस तरह का सीन पैदा हो गया तो लोग तो अपने शेयर जो है वो बेच के सस्ती कंपनियों में से वो इधर आके जो है वो मतलब कि यहाँ पे आ जाएंगे, और इस तरह से एक आर्बिट्रेज पैदा हो जाएगा। यानी कि एक ही चीज़ की दो कीमतें पाया जाना, ये आर्बिट्रेज कहलाता है। एक ही किताब की दो कीमतें पाए जाना, एक कम और एक ज़्यादा, इस चीज़ का नाम आर्बिट्रेज है। तो आर्बिट्रेज थ्योरी जो थी ना मिलर एंड मोडिग्लिनी की, वो यही कह रही थी कि अगर आपने ट्रेडिशनल थ्योरी, यानी वो आप कह रहे थे कि मैं डेट को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा हूँ, अगर इस तरह का सीन पैदा हो गया तो एक कंपनी जो इस तरह के सीन में चल रही है तो फिर तो शेयर होल्डर क्या करेंगे कि उस कंपनी के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा उनका। तो इसका मतलब है वो तो बहुत खुश नसीब हुए जिसके अंदर डेट ज़्यादा हो और उसके अंदर जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, हालांकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कम की होगी। तो इस तरह की हालत वो कहता है पैदा हो जाती है कि लोग एक ही चीज़, एक ही कंपनी के अंदर दो तरह के रेट अगर इस तरह से आ जाएँ, दो कंपनियाँ इस तरह की हों कि उनका जो एसेट है ना टोटल, उसकी प्राइस एक की कम हो और एक की ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही किताब की दो कीमतें हों, एक की 5 रुपये कीमत है, एक की 100 रुपये है, तो लोग तो ज़ाहिर है 5 रुपये वाली जो है ना कीमत उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे 100 वाली को बेच के। तो इस तरह से एक तरफ जो है ना वो आर्बिट्रेज की सहूलत जो है ना वो हालत पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात उसने की। द सिमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट, एसेट की एक ही मर्तबा में सेल और बाय करने का, यानी कि सिमल्टेनियस का मतलब क्या है? फौरी से, फ़ौरन से बाय करना एंड सेल कर देना एसेट को। इस चक्कर में इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम एसेट, के एक एसेट मौजूद है, सेम एसेट है, ठीक है। एक गाड़ी है, दूसरी भी गाड़ी है, सेम गाड़ी है, सेम मॉडल है, हर चीज़ गाड़ी है। एक जा रही है 10 लाख की, एक जा रही है 15 लाख की। तो भाई जो 10 लाख वाली है ना उसको लोग 15 वाली बेच के 10 वाली को लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की हालत पैदा हो जाएगी कि एक सेम कंपनी के अंदर एक एसेट है जी, ठीक है, उसकी कीमत है 30 रुपये और दूसरी के अंदर उसी कीमत, उसकी जो कीमत है ना दूसरी कंपनी के अंदर, उधर उसकी कीमत है 5 रुपये। तो लोग तो 10 वाला एसेट सेल करके 5 वाले एसेट 2 ले लेंगे वहाँ पे जाके। तो इस तरह कैसे हो सकता है, ये कह रहे थे मिलर एंड मोडिग्लिनी कि एक ही कंपनी जो है
उसके अंदर मौजूद एसेट जो है उसकी कीमत कम है और दूसरी कंपनी के अंदर ज़्यादा है, तो लोग तो भाई ज़्यादा वाली को बेच के कम वाले की तरफ आना शुरू कर देंगे। इस तरह की हालत पैदा हो जाएगी। इस हालत को जो है वो आर्बिट्रेज थ्योरी का नाम दिया गया। आर्बिट्रेज इसको कहते हैं। द सिमल्टेनियस यानी फ़ौरन से बाय करना एंड सेल और सेल करना ऑफ एसेट्स, एसेट को इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस, कि वो फ़ायदा हासिल कर सकें डिफरिंग प्राइसेस फॉर द सेम एसेट, कि एक सेम एसेट के मुख्तलिफ प्राइस होने का इस तरह से फ़ायदा लें कि लोग उसको बाय और सेल करना शुरू कर देंगे जल्दी जल्दी। तो ये आर्बिट्रेज की सहूलत पैदा हो जाएगी। अब वो कैसी होगी कि एक जो कंपनी है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, एक कंपनी जो है वो कम प्रॉफिट कमा रही है। अब जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है वो इसलिए कमा रही है कि उसने डेट का पोर्शन बढ़ाया हुआ है, तो वो अपने शेयर को कम भी कर देगी तो भी लोग वहाँ पे आके इस शेयर को ख़रीदना शुरू कर देंगे। और एक दूसरी कंपनी जो सेम एसेट जो है वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल कर रही होगी तो लोग उसको बेच छोड़ देंगे और दूसरी की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की हालत जो है वो कहता है पैदा हो जाती है। अब मिलर एंड मोडिग्लानी ने कहा क्या कहा कि दो सेम एसेट यानी दो सेम स्टॉक है, सेम स्टॉक की जो है ना वो दो सेम एसेट है यानी कि दो स्टॉक हैं, कैन नॉट हैव डिफरेंट प्राइसेस अदरवाइज आर्बिट्रेज विल टेक प्लेस, कि वो मुख्तलिफ कीमतें नहीं रख सकते वरना आर्बिट्रेज की हालत पैदा हो जाएगी, ठीक है। और वो दूसरी तरफ क्या करें, द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल फिल्म, यानी ऐसी फिल्म जो कि आइडेंटिकल हों, एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रही हों, सेम हो हर चीज़ उनकी, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर सेम ना हो, तो आप स्टॉक को कैन नॉट बी डिफरेंट, आप डिफरेंट नहीं कर सकते। उसने कहा कि यार दो है कंपनियां, एक कंपनी जो है वो आटा बनाने वाली है फॉर एग्जांपल, दूसरी भी आटा बनाने वाली है, आप दोनों की सारी चीज़ें सेम रख के, हर चीज़ को सेम रख के ये कैसे कह सकते हो कि उनके स्टॉक जो है वो एक का कम प्राइस पे है, एक का ज़्यादा पे हो जाए, एक ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, एक कम प्रॉफिट कमा रही है, जबकि माहौल भी सेम है, चीज़ें भी सेम है, फैक्ट्री भी सेम है, हर चीज़ सेम हो, तो ये कैसे आइडेंटिकल जो है ना वो आप प्राइसेस ऑफ आइडेंटिकल फिल्म जो है वो। तो अब इसने ये बयान किया मिलर एंड मोडी गिलानी वाली थ्योरी ने कि दो सेम एसेट यानी कि दो सेम कंपनियां फॉर एग्जांपल वो किस तरह से मुख्तलिफ तरह की प्राइसेस जो है वो डिविडेंड कम या ज़्यादा वो कर रही होती हैं, ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। उसने ये बात की अगर इस तरह हुआ तो आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो जाएगी। और फिर उसने कहा कि दो ही सेम तरह की चीज़ें हैं, सेम माहौल के अंदर दो कंपनियां कल चल रही हों, सेम उनका एसेट हो, सेम उनकी प्राइसेस वगैरह सारा कुछ सेम हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि एक ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और एक कम कमा रही है। तो ये कहा बात ठीक नहीं है। इस तरह के उन्होंने दलाइल दिए कि प्राइस ऑफ आइडेंटिकल फिल्म अदर देन कैपिटल स्ट्रक्चर के अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम कर दो। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ही तब्दील करने से आप प्रॉफिट और मुनाफा और नुकसान जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर उसको आप तब्दील कर सकते हो तो फिर तो सारी चीज़ें बेकार गई, बाकी तो सारे के सारे माहौल बेकार गए, बाकी तो सारे इफेक्ट बेकार गए। तो इस तरह की वो कहता है स्टॉक कैन नॉट बी डिफरेंट, तो उनका स्टॉक जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता कि आप सेम कंपनी जो है वो दो मुख्तलिफ तरह की कंपनियां काम कर रही हैं आपस में और आप कह देते हो कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका कैपिटल ही स्ट्रक्चर अगर आप तब्दील कर देते हो, बाकी कोई भी चीज़ तब्दील ना करो तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। कहता है ऐसी सूरत पैदा नहीं हो सकती। उसके बाद आगे जी आर्बिट जो थ्योरी थी ना हमारी मिलर एंड मोडी गिलानी की, उसने और भी ज़्यादा बयान किया कि उसने कहा कि दरअसल ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस पे डिपेंड करती हैं कि हर बंदा अपना पर्सनल लिवरेज बना सकता है। अपना पर्सनल जो है ना वो डेट और इक्विटी की पोर्शन जो है ना वो रख सकता है। अब कॉस्ट ऑफ डेट इज़ सेम फॉर द फर्म एंड इंडिविजुअल, और वो कहता है कि इस तरह से अगर कोई बंदा पर्सनली भी कोई लिवरेज यानी डेट की पोर्शन को तब्दील कर लेता है तो वो फिर तो वो अपना मतलब कि वो अलहदा से ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा, एक तरफ दूसरी तरफ दे के, एक पोर्शन को दे के, ठीक है। तो इस तरह से वो कहेगा कि इस तरह से अगर वो कर लेगा तो फिर उसकी जो कॉस्ट होगी ना फ़िल्म की और उस अकेले बंदे की जो कॉस्ट होगी वो सेम रहेगी। इन्वेस्टर जो है ना अगर इस तरह की सूरत पैदा होगी तो इन्वेस्टर शिफ्ट कर जाएंगे अदर फिल्म के अंदर विद सेम रिटर्न एंड वैल्यू एंड येट सेव मनी। तो जाहिर है तो बंदे तो फिर उस कंपनी में जाना शुरू कर देंगे जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होगा उनको, ठीक है, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होगा और फिर कम प्राइस के अंदर वहाँ पे शेयर मिल रहे होंगे, तो इस तरह से वो सेव कर लेंगे पैसे, फिर तो वो पैसे बच सकते हैं, इस तरह तो उनका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक कंपनी जो है वो सेम माहौल के अंदर रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर को ही तब्दील कर ले तो वो बहुत बड़ी जो है वो अर्निंग कर सकती है, तो ऐसी सूरत पैदा नहीं हो सकती उन्होंने कहा। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो उन फ़िल्म को छोड़ के जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा
जो है वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, उनको डिविडेंड कम दिया जा रहा है, वो वहाँ पे ज़लील हो रहे हैं, तो वो ऐसी कंपनियों को छोड़ के वो दूसरी सस्ती कंपनियों की तरफ आना शुरू कर देंगे जो प्रॉफिट भी ज़्यादा दे रही होती हैं, उनके शेयर भी कम प्राइस में बिक रहे होते हैं। और इस तरह से वो आएंगे तो वहाँ पे जाके, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने 1 लाख कमा के 10 शेयर लिए हुए थे, यहाँ पे वो 1 लाख कमा के डिविडेंड भी ज़्यादा ले रहे होंगे, शेयर भी कम प्राइस पे मिल रहे होंगे, तो वो यहाँ पे सेव कर लेंगे अपनी मनी को। उसके बाद आ गया मिलर एंड मोडी गुलानी का ना कि परसेंटेज होल्डिंग विल नॉट चेंज। अब परसेंटेज होल्डिंग जो है ना वो तब्दील नहीं होती। वो कह रहे थे कि रिटर्न विल नॉट चेंज, और रिटर्न भी तब्दील नहीं होता। देयर विल बी कैश सेविंग, और इस तरह से वो कैश की सेविंग कर लेंगे, उनको पैसे का बचत हो जाएगा। यानी दूसरी कंपनी में से निकल के जब वो आएंगे ना, तो इधर आएंगे तो उनकी परसेंटेज होल्डिंग सेम रहेगी, रिटर्न विल नॉट चेंज, उनका जो रिटर्न होगा वो भी तब्दील नहीं होगा। लेकिन वो यहाँ पे जब आएंगे ना, तो आने के बाद उनको जो कैश होगी वो सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे वहाँ पे वो 10% के ऊपर ना 30 रुपये जो डिविडेंड ले रहे थे, इस कंपनी में आएंगे तो उनको 10% पे 30 ही डिविडेंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब वो आएगा ना, तो उसको कम प्राइस के अंदर शेयर मिल रहा होगा, परसेंटेज उसकी होल्डिंग की वो सेम रहेगी, रिटर्न भी सेम रहेगा, लेकिन उसको जो शेयर होगा वो कम प्राइस में मिलेगा। तो वहाँ से वो 300 रुपये में निकाल के लेके आया, यहाँ पे वो 200 रुपये का ले रहा होगा, तो 100 रुपये की पैसे की कैश सेविंग हो जाएगी। ये बात है। उसके बाद हमारे पास आ गया आर्बिट्रेज थ्योरी मिलर एंड बॉडी की लाने की। उसके कुछ जनरल अजप्शन थे, और इनको याद करने के लिए ये जुगाड़ मैंने लिखा हुआ है, फिन प्रिया, ये नाम याद रखना है, FEN फिन PRIA, प्रिया, फिन प्रिया। फिन प्रिया से क्या मुराद है कि इसके कुछ एजप्शन थे। ये वाले एजप्शन जो थे ना, ये वैसे तो माहौल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये सारे के सारे मफरूज़े जो थे ये गलत हैं। लेकिन हमने मिलर एंड मूडी गिलानी की अगर थ्योरी को फॉलो करना है, उसको सही साबित करना है, या सही साबित करने के लिए हम जा रहे हैं, अगर हमने उसको एक्सेप्ट करना है, तो फिर हमें ये सारे मफरूज़े जो हैं वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। पहला क्या है जी, फिल्म कैन बी आइडेंटिकल। उसने कहा कि फिल्म जो है ना, फिल्म वो कैन बी आइडेंटिकल, वो सेम हो सकती हैं। यानी कि सारे का सारा माहौल सेम कॉपी पेस्ट करके दो फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दो, ये मुमकिन है, वो कहता है, और सेम का सेम माहौल पैदा हो सकता है। भाई इस तरह कैसे हो सकता है यार, बाहर वाले फैक्ट्री हैं, कुछ मजदूर जो है वो बंदा बदलना पड़ता है, सेम मिस्त्री ही एक ही दफ़ा में आके उधर भी देखे उधर भी देखे और दोनों बिल्डिंग सेम खड़ी करके, क्या फ़र्क नहीं आएगा थोड़ा बहुत भी? तो आइडेंटिकल कैसे हो सकती है? लेकिन उन्होंने कहा फिर भी ये मफरूज़ा हमारा माना जाएगा कि फिल्म जो है वो आइडेंटिकल होगी, तो ही जाके हमारी ये थ्योरी जो हमने बात की है ना, ये वाली सही साबित होगी, और आर्बिट्रेज से आप बच जाओगे। आर्बिट्रेज से जो है वो आप नहीं बच पाओगे। एक्सटर्नल फैक्टर डज नॉट अफेक्ट। उसने कहा कि कोई बैरूनी जो है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। इससे मुराद ये है कि आप ना खड़े होके बाहर ना वो कर रहे हो, क्या कहते हो वो, क्या कहते हैं उसको, मकान बनवा रहे हो, फैक्ट्री बनवा रहे हो, और आपके मिस्त्री जो है वो प्लस्तर मिस्त्री कर रहे हैं, और ऊपर से बारिश हो रही है, और आप ये तसव्वुर कर लो कि आपकी उस बारिश में जो प्लस्तर किया है ना, वो नीचे पानी की तरह घुल के और ज़मीन के अंदर नहीं आ रहा। आप ये फ़र्ज़ कर लो कि एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो आपकी कोई भी फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा फिल्म के ऊपर। तो ये बात कैसे मुमकिन हो सकती है? लेकिन फिर भी अगर हमने इस थ्योरी को मानना है तो ये वाला मफरूज़ा भी मानना पड़ेगा। उसके बाद नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। वो कहता है कोई भी टैक्स नहीं है, आप चाहे लाखों रुपए का बिज़नेस करते फिरते रहो, आप कोई मर्ज़ी चोरी डकैती करते फिरते रहो, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसकी मिसाल यूँ ही है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर हमने इस थ्योरी को मानना है तो हमें ये भी बात मानना पड़ेगी कि कोई टैक्स हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात, परफेक्ट मार्केट होगी। परफेक्ट मार्केट क्या है, इसकी आगे जाके एग्जांपल आ रही है, पूरी की पूरी डिटेल है स्लाइड की, वो पढ़ाता हूँ। लेकिन परफेक्ट मार्केट वो कहता है ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर हर चीज़ परफेक्ट होती है, कोई भी उसके अंदर कमी नहीं होती है 1% भी। तो ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई ना कोई कमी बेशी ज़रूर होती है। उसके बाद रेशनल बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर। आप हमेशा यही सोचोगे इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए कि आपके हर इन्वेस्टर का यही मकसद है कि उसको बस मुनाफा मिले, उसको बस मुनाफा मिले, उसको बस मुनाफा मिले, और वो अपना पैसा लेता रहे। दूसरा ये है कि आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक, कि आप यही तसव्वुर करोगे कि एक ही तरह का हर एक कंपनी जो है वो रिस्क का सामना करेगी, सेम रिस्क होगा हर एक कंपनी का, हर एक कंपनी का रिस्क सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमें इस जनरल एजम्पशन को मानने के लिए इसको थ्योरी को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये भी तसव्वुर करोगे कि ऑल अर्निंग आर पेड एज डिविडेंड, कि तमाम की तमाम अर्निंग जो है वो कंपनी डिविडेंड के तौर पे कर रही होगी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो ग्रोथ भी कर रही हो, अच्छी खासी बढ़ रही हो, और वो कहे कि आपने कोई भी वैल्यू जो है वो रिटेन नहीं करनी, और आप फिर हमें मुनाफा कर दे के दिखाओ? तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ही जाके आपको मुनाफा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। सारे के सारे डिविडेंड दे दोगे तो आपकी वैल्यू जो है फिल्म की वो चेंज नहीं हो सकती।
तो ये फिन प्रिया के नाम से सारे के सारों को पहला पहला लेटर मिला के एक जुगाड़ लिखा है मैंने, ये याद रख लेना आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि मार्केट की इम्परफेक्शन एंड इशू। सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट मार्केट होती क्या है। नो प्रोडक्शन डिफरेंस, यानी ऐसी मार्केट जिसके अंदर आप जूता बना रहे हो ना, तो जूते के अंदर वो कहता है 1% भी फ़र्क नहीं आएगा। तो कैसे हो सकता है भाई फ़र्क ना आए? हो सकता है कोई जूता जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कोई बात है, इंसान है बना रहा है, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन वो फिर भी ये परफेक्ट मार्केट ये होती है कि आप वो कह देते हो कि जिसका तस्वुर उन्होंने किया है कि हमारी जो मार्केट होगी ना वो परफेक्ट होगी। तो मिलर एंड मोडिगला ने जो परफेक्ट मार्केट कही थी, अब उस परफेक्ट मार्केट के अंदर ये चीज़ें भी देख लो कितने मफरूज़े से हटके हैं, हकीकत से हटके हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करना पड़ेंगे अगर आपने मिलर एंड मोडिगलानी की थ्योरी को एक्सेप्ट करना है। कि नो प्रोडक्शन डिफरेंस, आप ये कहोगे कि एक फैक्ट्री जो है ना वो जूते बना रही है, उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, हर एक जूता बिल्कुल सेम है, 1% भी उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी एक परफेक्ट मार्केट ऐसी मार्केट होगी जिसको हम ये कहेंगे कि उसकी हर एक प्रोडक्ट के अंदर सेम चीज़ है, सेम 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 टू सेम 100% सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा हम ये कहेंगे कि थ्योरेटिकल मार्केट है, ये थ्योरी पे बेस कर रही है सारी की सारी। उसके अंदर परफेक्ट मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में बायर एंड सेलर होते हैं। उसके बाद नो एंट्री आर एग्जिट बैरियर, कि कोई बंदा मर्जी जब आए उसमें मार्केट में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करे, जब मर्जी चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस तरह की मार्केट को आप परफेक्ट मार्केट का नाम देते हैं। उसके बाद आप ये कहते हो कि परफेक्ट मार्केट के अंदर परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, कि अगर ये वाली बात आज हकीकत से मतलब कि रिवील हुई है तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट होगी। हर एक तरह की जो इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आ रही होती है, आप उसको 100% जो है वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो है ना वो मान रहे होते हो। उसके बाद रेशनैलिटी, यानी कि हर एक बंदा जो उस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए हुए है वो यही जहन बना के आया कि मैंने सिर्फ मुनाफा लेना है, मुनाफा लेना है और मुनाफा लेना है। उसका मकसद जो है वो रेशनल है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है नो मोनोपली और या फिर अदर मैनिपुलेशंस। तो ये क्या होती है मोनोपली? ये होती है कि आप ये तस्वर करते हो कि उस कंपनी के अंदर मौजूद एक ऐसा बंदा है जो काफ़ी हद तक एक पावरफुल बंदा बन चुका है, तो वो बंदा जो है वो बाकी जो इन्वेस्टर हैं उस कंपनी के अंदर उनके ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा। तो ये भी तस्वर आपने लेना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ चुंगा अच्छा खासा बंदा हो जो परफेक्ट मार्केट के अंदर जो मार्केट के अंदर जिसने इन्वेस्ट की और उसकी वैल्यू ना हो, यह हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है इसका मतलब ये है कि छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, जितना मर्जी, एक दूसरे के साथ उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई मोनोपोली नहीं होती और ना ही कोई अदर मैनिपुलेशंस होते हैं। ये परफेक्ट मार्केट थी। अब इम्पैक्ट ऑफ परफेक्ट इम्परफेक्शन, कि अगर मार्केट इम्परफेक्ट ना हुई यानी इम्परफेक्ट हुई तो फिर क्या होगा कि ऑल रियल मार्केट आर इम्परफेक्ट। तो भाई तमाम की तमाम जो मार्केट होती है ना वो परफेक्ट नहीं होती, वो इम्परफेक्ट होती हैं। असल ये है, अब हकीकत बता रहा है वो। अब उसके बाद ये कहता है कि मैनिपुलेशन ही मैनिपुलेशन है ना, यानी मोनोपली जो है उसकी सूरत पैदा होती है। भाई एक अच्छा इन्वेस्टर जो है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और एक जो छोटा है उसको कम दी जाती है, ठीक है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज, उसने कहा था कि आर्बिट्रेज की जो है ना वो सूरत पैदा हो सकती है कि लोग एक चीज़ को बेच के दूसरी की तरफ फ़ौरन से आना शुरू कर देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये असल मार्केट जो होती है ना परफेक्ट मार्केट, उसके अंदर आर्बिट्रेज की जो थ्योरी होती है ना, जो इम्परफेक्ट मार्केट उसमें अंदर वो कहता है आर्बिट्रेज पैदा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक चीज़ को बेच के दूसरी तरफ आने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा था मिलर एंड मोडी गिलानी जो थी ना उसकी थ्योरी इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ वो कह रहे थे कि परफेक्ट मार्केट होगी, यानी पिछली वाली जो स्लाइड में हमने खसूसियात पढ़ी हैं वो टैक्स नहीं होंगे, ये होगा वो होगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा। ये सारे के सारे एग्जप्शन जो उसने मफरूज़े बयान किए थे ना, ये हकीकत से बहुत दूर थे, हट के थे। तो इसलिए ये जो परफेक्ट मार्केट थी ना उसी के ऊपर सिर्फ उन मफरूज़ों को सच माने तो ही जाके ये मिलर एंड मोडी गिलानी थ्योरी जो थी वो होल्ड करती है। हालांकि ऐसा नहीं है, परफेक्ट मार्केट नहीं होती, इम्परफेक्ट होती है, और इम्परफेक्ट होने की वजह से ये वाली थ्योरी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। उसके बाद हमारे पास आ गया कि मिलर एंड मोडी गिलानी के ऊपर कौन कौन से इशू थे उसकी थ्योरी में। नंबर पहला था कि बैंकरप्टी कॉस्ट, कि बैंकरप्टी ये होती है, करप्सी ये होती है कि आपकी ना कोई भी मतलब कि बिज़नेस के अंदर ना आपका दिवालिया निकल रहा है और उसके ऊपर जो आपको कॉस्ट आएगी ना वो इसने बताई नहीं। कि कोई भी मार्केट अगर ज़ाया होती है, जाती है, ख़त्म होती है, तो उस वक्त भी तो उसको कॉस्ट का सामना करना पड़ता है ना। तो आप तो कह रहे थे कि इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये होगा वो होगा। मिलर एंड मोडी गिलानी ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड लेने से देने से ये कुछ भी नहीं होता, उन्होंने कहा था। उसके बाद एजेंसी कॉस्ट होती है, कुछ जो मुख्तलिफ तरह की एजेंसीज़ आपकी कंपनी के साथ मिलकर चल रही होती हैं उनको भी कुछ कॉस्ट होती है, वो भी देना पड़ती है। तो उसका भी तो इफेक्ट होता है या नहीं होता? होता है। उसके बाद उसने कहा था कि लिवरेज के बढ़ाने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो ये बात भी उसने नहीं की, ये भी उसका एक इशू था। उसके बाद था कि इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी पाबंदियां होती हैं जो कि आपकी
उस कंपनी को फेस करना पड़ती हैं। किसकी तरफ से? उन बंदों की तरफ से जिनसे आपने बॉन्ड लोन लिया होता है, यानी कि बैंक को ही इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रिक्शंस का नाम दिया गया है कि वो बैंक भी आपको कायल कर लेते हैं कि इससे हद से ज़्यादा आपने जो है वो अब डेट नहीं लेना, आप इसको हम इतना परसेंट इंटरेस्ट लेंगे। कुछ मुआदे होते हैं जो डेट लेने पे आपको मतलब वहाँ पे लिखने पड़ते हैं, तो वो आप जो है वो उनको भी देख रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती थी, लेकिन ये इशू थे मिलर एंड मोडी गिलानी के ऊपर जो उसने बयान नहीं किए। ज़बानी याद होनी चाहिए, हर बुलेट लगा हुआ चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्रूज आ सकती है, शॉट आ सकता है, हर चीज़ को आपने डीपली जाके गो थ्रू करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होती हैं कुछ, कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हो तो आपको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैसे जो है वो देने पड़ते हैं, तो वो वाली कॉस्ट को भी इसने इग्नोर किया था। उसके बाद आ गया कंक्लूजन क्या निकला कि एक इम्परफेक्ट मार्केट जो है ना उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट कर सकता है वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर। जो परफेक्ट मार्केट है ना उसके अंदर तो हम कह देते हैं कि आपकी वैल्यू की फिल्म तब्दील नहीं होगी। परफेक्ट मार्केट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना यार। अब जो कंक्लूजन हमने ये निकाला कि इम्परफेक्ट मार्केट अगर होगी, जो कि है और मौजूद है, ये हकीकत है, तो उसका जो है ना वो स्ट्रक्चर कैपिटल के ऊपर फ़र्क पड़ता है और जो कि आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म को अफेक्ट करती है। उसके बाद हमने देखना है अब इनकम टैक्स जो है ना उसकी कंसिडरेशन जो है ना वो भी नहीं की इन्होंने। ठीक है, तो इनकम टैक्स भी एग्जिस्ट करता है हमारे इस दुनिया के अंदर। तो जो टैक्स चार्जड होता है ना इनकम के ऊपर उसको इनकम टैक्स कहते हैं। अब वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्सेस जो मुख्तलिफ तरह की कंपनियां देती हैं बड़ी बड़ी, और एक होता है इंडिविजुअल टैक्स जो हम अपनी इंडिविजुअल इनकम के ऊपर देते हैं इनफरादी तौर पर, वो होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक टैक्स शील्ड का भी तस्वुर होता है कि अगर आपने डेट का बहुत बड़ा पोर्शन इस्तेमाल किया है उसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट दे दोगे तो आपको कम से कम अपने उस अर्निंग प्रॉफिट के ऊपर कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो कब कम देना पड़ेगा? जब आप अपना इंटरेस्ट दे दोगे उसके बाद वो टैक्स लगता होता है। तो वो इंटरेस्ट जो आपने टोटल इंटरेस्ट दे दिया उसके निकालने के बाद आपको पड़ा है वो कम पड़ेगा। अगर आपने इंटरेस्ट ना दिया होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि आपने ना 1 लाख रुपया आपको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से आपने 50 लाख रुपया जो 50,000 रुपया ना वो आपने इंटरेस्ट का अदा करना है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं देते तो आपने जो अब टैक्स देना था कंपनी ने 1 लाख के ऊपर देना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने दिया नहीं। लेकिन आप ये करते हो कि आप इंटरेस्ट दे के अपनी कंपनी में से 50,000 रुपया, 50,000 रह गया उसके ऊपर फिर आपको पड़ेगा। तो ज़ाहिर आपको वो इंटरेस्ट जो आपने इंटरेस्ट रखने की सूरत में पे करना था टैक्स, वो सेव हो गया। तो उस सेव होने का नाम जो है वो टैक्स शील्ड कहलाता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ टैक्स शील्ड, जो टैक्स शील्ड होता है ना उसकी अनसर्टेनिटी जो है ना वो भी पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर आपको जो है वो रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे देखो, वैल्यू ऑफ द फिल्म इन द प्रेजेंस ऑफ इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स मौजूद है, जो कि उन्होंने तो कहा था कि टैक्स तो वजूद ही नहीं है ना, ये तो मिलर एंड मोडी गिलानी और वो जो पहले वाली थ्योरी थी ना दूसरी, उसने तो कहा था कि भाई टैक्स वाला तो आप भूल जाओ कि टैक्स की दुनिया में आप रहते ही नहीं हो। हालांकि टैक्स तो मौजूद है। अब वो ये बात कर रहा है कि अगर हमारे पास टैक्स मौजूद हो तो फिर हम उसको ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं कि वैल्यू ऑफ द फिल्म तब्दील होती है नहीं होती। हालांकि मिलर एंड मोडी गिलानी और ट्रेडिशनल थ्योरी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी थी उन्होंने कहा था कि टैक्स आप ये तस्वर करो कि टैक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो भाई क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? एग्जिस्ट करता है और उसका इफेक्ट होता है आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर। कैसे होता है ये अब हम ज़रा साबित करते हैं। सबसे पहले देखो, वो कहता है कि वैल्यू ऑफ द फिल्म इन अ टैक्सेबल वर्ड, यानी एक ऐसी वर्ड दुनिया जहाँ पे आपने टैक्स देना हो, उसके अंदर वो कहता है कि एक लिवर्ड फिल्म जो होती है ना, वैल्यू ऑफ अ लिवर्ड फिल्म। अब लिवर्ड फिल्म क्या होती है? वो फिल्म जिसने डेट का पोर्शन इस्तेमाल किया होता है उसकी वो वैल्यू कहता है ज़्यादा होती है एक टैक्सेबल वर्ड के अंदर। क्यों ज़्यादा होती है? अब वो देख लो कि वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फिल्म जो है ना, लीवर का मतलब है डेट इस्तेमाल किया हुआ है। हालांकि जो ट्रेडिशन ये जो थी ना हमारी ये मिलर एंड मोडी गिलानी की थ्योरी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, जो कि दोनों इररेलेवेंस थी, जो कि कह रही थी कि डेट के इस्तेमाल करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो ये बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पे अब हमने इसको ये साबित करना है कि डेट के इस्तेमाल करने से, यानी कि एक लिवर्ड फिल्म के, यानी कि जो फिल्म लीवर को इस्तेमाल कर रही है, लिवरेज का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रही है, यानी कि डेट के पोर्शन को इस्तेमाल कर रही है, उस फिल्म की वैल्यू जो है ना वो तब्दील होती है। किसके तब्दील करने से? आपके डेट के पोर्शन के तब्दील करने से। कैसे होती है कि वो जो लिवर फिल्म जो होती है ना, लिवर्ड फिल्म जब आती है आपके पास, तो वो एक इल लिवर्ड फिल्म जो है ना उससे उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है लिवर फिल्म की। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो अनलिवर्ड फिल्म होती है उसके अंदर डेट का पोर्शन होता ही नहीं है। तो डेट का पोर्शन नहीं होगा तो उसको जो इनकम आएगी उस सारी इनकम के ऊपर उसने
टेक्स्ट देना है तो वो टेक्स्ट उसका कॉस्ट में जाएगा, जब कॉस्ट में जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब जो एक लिवर्ड फिल्म होगी, उस लिवर्ड फिल्म ने जो कमाया होगा उसमें से वो अपना इंटरेस्ट निकाल देगी, और प्योर जो उसके पास प्रॉफिट आएगा वो उस टैक्स के निकलने, उसके इंटरेस्ट के निकलने के बाद आएगा। जब वो इंटरेस्ट निकल जाएगा तो जितना इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है, वो वैल्यू उसकी जो नेट प्रॉफिट की होगी, उस वैल्यू के ऊपर जो टैक्स लगना है वो कम अमाउंट में लगेगा अब, क्योंकि उसने पहले इंटरेस्ट निकालना होता है जो कि कॉस्ट है, वो निकालने के बाद अब जो टैक्स लगेगा वो कम वैल्यू पे लगेगा। और वो कितना कम लगेगा, वो टैक्स शील्ड का जो बेनिफिट उसे हासिल होगा, जो कि कैसे, कि वो जो इंटरेस्ट को उसने इंटरेस्ट पे कर दिया है, अमाउंट उसने जो पे कर दिया है, वो वाली अमाउंट अब सेविंग में आएगी, और वो एज अ टैक्स शील्ड के बेनिफिट के तौर पे आप उसको ऐड करोगे ना अनलिवर्ड फिल्म के अंदर, यानी एक ऐसी फिल्म जिसने लिवर को इस्तेमाल नहीं किया होगा, उससे हमेशा ज़्यादा होती है वैल्यू लिवर फिल्म की। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसके लिवर फिल्म का जो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है ना सेविंग का, वो होता है कि वो टैक्स शील्ड को बचा लेती है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कर देती है अपने डेट के ऊपर, इसलिए वो वाली वैल्यू उसको अंदर अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास लिवर्ड वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू ऑफ द फिल्म लिवर्ड की है ना, वो बराबर होती है अन अनलिवर्ड वैल्यू। कंपनी की कोई भी अगर कंपनी चल रही है जो कि डेट को इस्तेमाल नहीं कर रही, तो ठीक है, उस डेट वाली कंपनी से हमेशा जो आपकी लिवर वाली वैल्यू होगी ना, लिवर वाली जो वैल्यू होगी, यानी कि जो लिवर्ड फिल्म होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। टैक्स शील्ड को उसमें ऐड कर दें तो ये देख लो आप लोग, नीचे कैलकुलेशन आ रही है, यानी कि लिवर के इस्तेमाल करने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है कि आपको कम टैक्स देना पड़ता है। कितना कम? जो इंटरेस्ट आपने पे कर दिया होता है वो वैल्यू निकल जाती है, उसके बाद जो बचती है वैल्यू, जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर फिर टैक्स लगता है, जो कि बहुत कम लगता है। वो कम लगने की सूरत में आपको सेविंग होगी, जो सेविंग होगी उसको आप ऐड करोगे ना, अगर एक बार चल रही है कंपनी जो लीवर को इस्तेमाल नहीं कर रही, तो उस एक्स्ट्रा कंपोनेंट जितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको जो है वो लिवर्ड फिल्म दे रही होती है। वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट ऑफ शील्ड, टेक्स्ट शील्ड जो है ना उसकी वैल्यू क्या है? टैक्स शील्ड बेनिफिट ये होता है कि आप डेट जो है ना आपका, उसके ऊपर टैक्स रेट को ज़रब दे दोगे तो आपकी टैक्स शील्ड में जो बेनिफिट आया होगा वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने डेट जो है ना वो लिया था 50,000 रुपये का, और जो टैक्स रेट मुझे देना पड़ा वो 30% देना पड़ा, तो आप लोग देख लो कि 1,50,000 रुपये मुझे उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ देख लो कि टेक्स्ट फील्ड का अगर आप निकालना चाह रहे हो सेविंग और डिस्काउंट रेट के हिसाब से, तो टेक्स्ट सेविंग मुझे फॉर एग्जांपल 22,500 रुपये की हुई है, और मुझे डिस्काउंट रेट जो मिला है वो 15% मिला है, तो भी आप देख लो आपका टैक्स शील्ड जो है वो 1,50,000 रुपये आ सकता है। दोनों चीज़ें ये आपकी सारी का सारा मरूजी है। आपको फार्मूले याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि डेट और टैक्स रेट के साथ कैसे टैक्स फील्ड का बेनिफिट निकाला जाता है, या आप टैक्स सेविंग और डिस्काउंट रेट के साथ निकालते हो तो वो कैसे निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ देख लो कि एक विरम की वैल्यू जो होती है ना टैक्सेबल वर्ल्ड के अंदर, एक लिवर्ड वैल्यू की विरम हमेशा जो वैल्यू होती है ना लिवर्ड फिल्म की, वो ज़्यादा होती है किसकी निस्बत? अनलिवर्ड की निस्बत। कितनी ज़्यादा होती है? टैक्स शील्ड के बेनिफिट की अमाउंट जितनी ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर बच्चों 10वां, और इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो 11वां और 12वां करेंगे। उसके बाद हमारा ये वाला स्टेप जो पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है ये 10वां नहीं है, ये 11वां है। चलो वो देख लेंगे फिर हम। इंशाल्लाह जो भी रह गए वो सारे के सारे अपलोड कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो वीडियो को दोस्तों के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट तब तक मिलते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।